अध्याय 231 मार्शल एक्सट्रीम डोजो इन नेम डिसाइपल 1। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कमांडर यू मिन शीघ्र ही बाहर आए और युद्ध की लूट के वितरण की घोषणा की। मानव ब्रह्मांडीय राष्ट्र का एक अंतरिक्ष यान स्पष्ट रूप से राक्षसों और शैतानों के अंतरिक्ष यानों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। उपकरणों के लाभ को शामिल किए बिना स्टारशिप में अभी भी लगभग 10 कॉस्मिक डॉलर मूल्य की संपत्ति थी, जिसे 10 दस्तों में वितरित किया गया था। वांग ये को 30 मिलियन स्टार पॉइंट मिले, जो कैप्टन 22G से अधिक था, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इस युद्ध में वांग यी ने जो युद्ध कौशल प्रदर्शित किया वह सराहनीय था। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं ने इस महान फसल का जश्न मनाया, जबकि यू मिन ने 10 दस्तों के कप्तानों को एक बैठक में बुलाया। वे बहुत रहस्यमय हैं। उन्होंने हमारी पीठ पीछे कुछ अच्छा जरूर ढूंढ लिया होगा, लिंगलिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। नेता को ज्यादा मिलना सामान्य बात है। ह्यूमन जैसे कमांडर बहुत कम है। नांते ने अपना भाला पोंछा। कई कॉस्मिक समुद्री डाकू समूहों में कमांडर को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है और बाकी हिस्सा उसके अधीनस्थों को दिया जाता है। लिंगलिंग ने नैंटे को घूर कर देखा। तुम हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें कहते रहते हो। क्या तुम्हें वह पसंद है? क्या तुम पागल हो? मैं सच बोल रहा हूं। नैंटे ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। उसे अचानक कुछ याद आया और उसका चेहरा बदल गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे दिमाग को मत पढ़ना। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम मुझसे अपने मन की बात पढ़ने से क्यों डर रही हो? लिंगलिंग ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे। इसे लोगों की निजता में ताक झांक करना कहते हैं, नैंटे ने दांत पीसते हुए कहा। उन दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा। वांग यी को पहले से ही इसकी आदत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के स्टारशिप को देखते हुए उसने लिंगलिंग से कहा, उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं 22G से बात करने का मौका ढूंढूंगा। तब तुम उसके मन की बात पढ़ सकते हो। ठीक है जीजाजी। लिंगलिंग खुश हो गया। नांते ने वांग ये की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है? वांग ये ने कहा, मुसीबत होने से पहले ही उसे रोकना बेहतर है। ज्यादा जानकारी हमारे लिए बुरी बात नहीं है। नांते ने सिर हिलाया। यह मीटिंग ज्यादा देर तक नहीं चली। बहुत जल्दी ही 10 कैप्टन स्टारशिप से चले गए। कुछ शांत दिखे, कुछ घबराए हुए और कुछ उत्साहित दिखे। चलो भाइयों, चलो वापस स्टारशिप पर चलते हैं और जश्न मनाते हैं। 22G ने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाई। उसने 10वें दस्ते के लोगों की तरफ तालियां बजाईं और हमेशा की तरह दिल खोलकर हंसा। वांग ये ने जांच नहीं की। अब वहां बहुत सारे लोग और बहुत सारे मुंह थे। अंतरिक्ष यान पर लौटने के बाद भाई जी का मुंह खोलने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। केबिन के अंदर प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियारों के टुकड़े। वांग ये आश्चर्यचकित था। लिंगलिंग ने सिर हिलाया। ये रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के स्टारशिप में पाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए उन्होंने जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए 10 कप्तानों को इकट्ठा किया। एट नोबलबन एट फैसला क्या हुआ? वांग ये ने पूछा। लिंगलिंग ने कहा, भाई जी ने इसके खिलाफ मतदान किया, लेकिन अधिकांश कप्तानों ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में खोज करने का फैसला किया है। क्या ये खतरनाक होगा? वांग ये ने सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिंगलिंग ने कहा, भाई जी यही सोचते हैं। अगर हम एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो हम आसानी से उजागर हो जाएंगे और ब्रह्मांडीय साहसी लोगों द्वारा शिकार किए जाएंगे। वांग ये ने सिर हिलाया। ह्यूमन और ग्रैनी बाय को भी इस बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियार के टुकड़ों के मूल्य ने उन्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया। वह वास्तव में क्या था? क्या वह इतना मूल्यवान था? वांग ये ने जांच करने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। मूल्यवान चीज हथियार का टुकड़ा नहीं था, बल्कि वह अर्थ था जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जहां कभी दुखद युद्ध हुए थे। अक्सर बड़े विस्फोट होते थे जो पूरी आकाशगंगा को प्रभावित करते थे, जिससे सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाता था। हालांकि बड़े विस्फोट के बाद जो कुछ बचा था वह स्वाभाविक रूप से असाधारण मूल्य का था। उदाहरण के लिए हथियार के टुकड़े। साधारण डार्क एनर्जी हथियार ऐसे विस्फोट से बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। अगर यह अभी भी कुछ टुकड़े छोड़ सकता था तो हथियार किस स्तर पर होता? स्तर 7, स्तर 8 या फिर स्तर 9। ये डार्क एनर्जी हथियारों से भी उच्च स्तर का अस्तित्व हो सकता है। ये टुकड़ा पहले से ही बहुत कीमती था। अगर उन्हें पूरा हथियार मिल जाए तो क्या होगा? इसका मूल्य अनुमान लगाना कठिन होगा। कोई भी इस तरह के प्रलोभन का सामना नहीं कर पाएगा। वांग ये ने आह भरी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा संपूर्ण हथियार एक ग्रह के जीवन के बराबर हो सकता था। ब्रह्मांडीय साहसी किसे पड़ी है? एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से कैसे डर सकते हैं?
रेड रिवर कॉस्मिक नेशन। कुहुन परिवार एक बहुत ही साधारण सा छोटा सा परिवार। उनके क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल केवल 100 मिलियन वर्ग प्रकाश वर्ष था। यद्यपि उन्हें ब्रह्मांडीय राष्ट्र में सबसे कमजोर नहीं माना जाता था, फिर भी उन्हें केवल एक छोटा परिवार ही माना जा सकता था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के खुलने से कुहुन परिवार जैसे कई छोटे परिवारों को मौका मिला। यदि वे किसी जीवन ग्रह पर कब्जा करने में सक्षम थे, तो उन्हें केवल ब्रह्मांडीय राष्ट्र को इसकी सूचना देनी थी ताकि वे इसे अपने उपनिवेश ग्रह के रूप में पंजीकृत कर सकें। इस प्रकार उनके नियंत्रण के तहत क्षेत्र का विस्तार हो सके। ताइशी स्टारफील्ड में अव्यवस्था फैली हुई थी और उनके जैसे छोटे परिवार इसमें शामिल होने के योग्य नहीं थे। केवल समय लेने वाला और श्रमसाध्य भूमि सुधार, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, उनके लिए उपयुक्त था। इसके अलावा कुछ समय पहले ही कुहुन परिवार के स्टारशिप को एक प्राचीन युद्धक्षेत्र हथियार का टुकड़ा मिला था। यह एक बढ़िया अवसर था। अगर उन्हें कोई पूर्ण विशेषज्ञ हथियार मिल जाता तो वे उड़ान भर पाते। हालांकि ये सब अचानक प्रकट हुए अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं द्वारा बर्बाद कर दिया गया। ये शापित समुद्री डाकू, उन पर इनाम रख दो और तुरंत उनका स्थान दिखाओ। परिवार के नेता कुहुन नुशिंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, इन कमीनों को मारने के लिए आसपास के ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को इकट्ठा करो। लेकिन परिवार के नेता, ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं का ठिकाना पता लगाना मुश्किल है। उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। वे लालची ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हैं। वे निश्चित रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़ों के बारे में सुराग खोजते रहेंगे। वे इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। कुहुन नुशिंग ने अपने दांत पीस लिए। इनाम और समय सीमा बढ़ाएं। अतिरिक्त यात्रा भत्ता प्रदान करें। कुहुन नुशिंग की आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। इनाम का स्थान निर्धारित करें। ब्रह्मांडीय साहसी जो स्थान से बहुत दूर हैं, उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्दी करो, बहुत जल्दी। हाँ, परिवार के नेता। तारांकन। तूफान ने बड़े पैमाने पर खोज शुरू की। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप पथ का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने सीमा निर्धारित की और रडार से क्षेत्र को स्कैन किया। 10 सब फाइटर जेट भी बहुत व्यस्त थे। उन्हें हर कोने की तलाशी लेनी थी। वांग यी के लिए भी यह कोई अलग बात नहीं थी। हमेशा की तरह उसे बस खेती करने की जरूरत थी। उनका वास्तविक लक्ष्य अभी भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा का केंद्र था। आखिरकार वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर थे, वह स्थान जहां संभवतः सबसे अधिक खजाने हो सकते थे। बाहर की कोई भी चीज महत्वहीन थी। 3 ब्रह्मांडीय दिन बाद सिजल वांग यी की मानसिकता में हलचल मच गई। एक नई सीमा खुल गई, जिससे ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव आया। उसके स्टार कोर से अनंत प्रकाश निकल रहा था और उसका जीवन स्तर ऊंचा हो गया था। स्तर 6 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। स्तर 7 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। मध्यम श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप, ग्रेटर देन उच्च श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर रूपांतरित हो रहा है, ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है, तथा संसार के साथ उसका पूर्ण विलय हो रहा है। चाहे वह उसका संघनन मंत्र हो या स्थानिक नियंत्रण, समतलीकरण की बेड़ियां बहुत ढीली हो गई थी। जीवन स्तर की सफलता ने ही उच्चतर ऊपरी सीमा को जन्म दिया। उसकी साधना की गति बहुत तेज थी। प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक बहुत शक्तिशाली है। वांग ये प्राइमोडियल स्टार के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। एट नोवलबन एट आदि तारे पर ऐसी शक्तिशाली विकास तकनीक किस स्तर की होगी? क्या उसके और प्रिमोडियल स्टार के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या वह उसका नाजायज बेटा हो सकता है? मेरी वर्तमान साधना गति के साथ स्तर 9 के शिखर तक पहुंचने से पहले मुझे कोई अड़चन नहीं होगी। वांग ये ने आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक की साधना जारी रखी और उसकी सुधार गति अभी भी प्रभावशाली थी। उसका शरीर खाली था और उसका मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए प्यासा था। इसके बाद 3 और ब्रह्मांडीय दिन होंगे। स्तर 7 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 11%। हर ब्रह्मांडीय दिन के लिए उसकी प्रगति 3% बढ़ गई। सुधार की गति स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उसकी प्रगति से भी अधिक तेज थी। अगले 30 ब्रह्मांडीय दिनों में वह क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। अपनी ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी शक्ति के स्तर में सुधार ने उनकी विभिन्न क्षमता मंत्रों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। क्या आप 1 हिट स्पेल को अपग्रेड करने के लिए 50,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, वांग यी तुरंत चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया और 1 हिट स्पेल के बारे में उसकी समझ और अधिक गहन हो गई। ये युद्ध ऊर्जा के संघनन के समान था। संघनन मंत्र द्वारा एकत्रित ब्रह्मांडीय ऊर्जा महान शक्ति के साथ बढ़ते हमले में बदल गई। 1 हिट मंत्र चरण 2।
लगातार 3 स्तर ऊपर, वांग यी ने अपने वन हिट स्पेल को चरण 4 तक बढ़ा दिया, जिससे उसे 700,000 संभावित अंक गंवाने पड़े। इसमें संपीड़न और संघनन मंत्रों के साथ साथ सुदृढ़ीकरण प्रणाली का सार भी शामिल था। चरण 4 तक पहुंचने के बाद वन हिट स्पेल की शक्ति काफी प्रभावशाली थी। अन्य प्रभावों को शामिल किए बिना भी इसकी आक्रमण शक्ति एक योद्धा के बराबर थी। यदि इसे लड़ाकू ऊर्जा विस्फोट के साथ जोड़ दिया जाए, तो वांग ये को लगा कि वह एक शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ को भी कुछ सेकंड में मार सकता है। इसके साथ ही उनके पास पूर्ण आक्रमण शक्ति थी। अगली चीज जिसकी उसे जरूरत थी वह थी सहायक शक्ति। वर्चुअल इमेज स्पेल चरण 1 योजक चिन्ह ग्रेटर देन चरण 2। वर्चुअल इमेज स्पेल चरण 2 योजक चिन्ह ग्रेटर देन चरण 3। वर्चुअल इमेज स्पेल चरण 3 ग्रेटर देन चरण 4। इसी प्रकार 700,000 संभावित अंक खपत हो गए। स्टेज 4 वर्चुअल इमेज स्पेल ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इच्छा शक्ति और नियंत्रण की जरूरतें ज्यादा थी। चाहे वह शक्ति हो या यथार्थवाद, इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। ये बात खास तौर पर उस आभासी छवि के लिए सच थी जो खुद को प्रतिकृति के रूप में इस्तेमाल करती थी। यह असली चीज के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगी। चरण 4 संघनन मंत्र की तुलना में दोनों मंत्रों ने कम संभावित अंक खर्च किए थे। मेरे पास 5.22 मिलियन संभावित अंक बचे हैं। वांग ये ने ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे संभावित अंक हैं, लेकिन अब मांग बहुत अधिक हो गई थी। चरण 6 की लड़ाकू ऊर्जा को चरण 7 तक बढ़ाने के लिए 3 मिलियन की आवश्यकता थी, जबकि चरण 4 के स्थानिक नियंत्रण को चरण 5 तक बढ़ाने के लिए 4 मिलियन की आवश्यकता थी। अपनी पुनरुत्थान की प्रतिभा को उन्नत करने के लिए उसे 10 मिलियन की आवश्यकता थी। वंश परंपरा प्राप्त करने की तैयारी के अलावा उसे $1 मिलियन की और आवश्यकता थी। वहां बहुत सारे थे। चलो अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। वांग ये ने 4 अन्य क्षमता मंत्रों को स्तरीकृत किया, अर्थात विद्युत चुंबकत्व, विस्फोटक, आत्मा कांपना और आत्मा मंत्र और उन्नयन को समाप्त कर दिया। इस समय हालांकि वह केवल स्तर 7 का ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोग करता था, लेकिन यदि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता तो वह साधारण डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था। उदाहरण के लिए मुनरो उटीना, जिसने एक बार उनके लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी थी। यदि अब उनमें पुनः लड़ाई हुई तो वह उसे बिना रक्तपात के मार सकता है। यदि मुनरो गार्ड्स ने फिर से उनके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की, तो यह वास्तव में उनके लिए जाल होगा। मानव आभासी ब्रह्मांड में बिग वर्चुअल वर्ल्ड नम 5 मार्शल एक्सट्रीम डोजो। मूल रूप से मार्शल एक्सट्रीम डोजो को वांग यी के हृदय में बेबेल की क्षमता टॉवर से ऊपर स्थान दिया गया था, लेकिन अब इसे पीछे स्थान दिया गया था। ऐसा उसके शरीर और विकास तकनीक की वजह से था। आखिरकार प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन मेथड उसकी क्षमता उपयोगकर्ता पथ के लिए अधिक उपयुक्त था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने योद्धा का रास्ता छोड़ दिया था। एक और रास्ता होने में कुछ भी गलत नहीं था। हाँ, क्लैंग। मार्शल आर्ट अभ्यास, मुकाबले और मार्गदर्शन की आवाजें अंतहीन थीं। ये बड़ी आभासी दुनिया मार्शल आर्ट की दुनिया थी। हर कोई मार्शल आर्ट की पूजा करता था और इसकी सीमाओं का अनुसरण करता था। मैं यहाँ अपनी क्षमता महसूस नहीं कर सकता। वांग ये आश्चर्यचकित था। इसे आभासी दुनिया की शक्ति द्वारा दबा दिया गया। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की दुनिया में कोई भी व्यक्ति केवल योद्धा तकनीक और अपनी लड़ने की क्षमताओं का ही उपयोग कर सकता है। यह अधिक शुद्ध एवं सरल था। सच्ची मार्शल आर्ट को किसी अन्य चीज के साथ मिश्रित नहीं किया गया था। मार्शल एक्सट्रीम डोजो में आपका स्वागत है, ब्रह्मांडीय योद्धा वांग ये। क्या आप शामिल होना चाहते हैं और नामात्र के शिष्य बनना चाहते हैं? अचानक उसके सामने एक खिड़की खुल गई। वांग ये ने हाथ चुना। एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल की उच्च आवश्यकताओं के विपरीत एटाटियल एक्सट्रीम डोजो के इन नेम शिष्य बनने की आवश्यकताएं बहुत कम थी। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मांडीय नागरिक है और उसके पास ब्रह्मांडीय स्तर 1 की शक्ति है, तब तक वह नामात्र का शिष्य बन सकता है। बेशक ये बहुत उपयोगी नहीं था। ये केवल सदस्यता के बराबर था। नाम वाले शिष्यों से ऊपर पूर्व शिष्य थे, फिर संभावित शिष्य और फिर मूल्यांकन शिष्य। उस समय कोई भी मार्शल एक्सट्रीम डोजो में जाकर वास्तविक मूल्यांकन ले सकता था। अगर वे उत्तीर्ण हो जाते तो वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी बन सकते थे। कुछ को तो शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा सीधे शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता था। क्षमता वाले उपयोगकर्ता प्रतिभा के बारे में है। प्रतिभा के बिना चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, सब बेकार है। इसके विपरीत योद्धा एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। वांग ये मार्शल एक्सट्रीम डोजो की बड़ी आभासी दुनिया में घूमता रहा। प्रकाश किरणों द्वारा बंद किए गए क्यूब्स छोटे कमरों की तरह थे।
उनमें कुछ लोग अपने आप ही साधना कर रहे थे, कुछ लोग सिखा रहे थे, और कुछ लोग युद्ध कर रहे थे। क्यूब्स को जनता के लिए खुला रखा जा सकता था ताकि कोई भी उन्हें देख सके। उन्हें बंद भी किया जा सकता था, इत्यादि। शक्ति के विभिन्न स्तर विभिन्न स्तरों के अनुरूप थे। प्रथम स्तर पर लगभग सभी ब्रह्मांडीय जीवन रूप थे, साथ ही कुछ डार्क एनर्जी जीवन रूप भी थे। दूसरे स्तर पर जाने के लिए दूसरे स्तर के संरक्षक को हराना होगा। इसी संदर्भ में, यदि कोई दूसरे स्तर के संरक्षक को हरा सकता है, तो वह सीधे दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता है। वहां डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एकत्रित हुए। वांग ये को दूसरे स्तर पर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह यहां व्याख्यान सुनने नहीं आए थे, वह यहां साधना करने आए थे। 9 QE कृपाण नियंत्रण तकनीक मुख्यतः लड़ाकू ऊर्जा पर आधारित थी। इस बिंदु पर उन्होंने पहले ही अपने ब्रह्मांडीय स्तर के स्थानिक नियंत्रण को एक निश्चित स्तर तक बढ़ा दिया था। यदि वह स्थानिक नियंत्रण को केंद्र में रखकर आक्रमण की तकनीक विकसित कर ले तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसकी तुलना में, हालांकि नान्ते की स्वयं निर्मित दानव विनाश भाला तकनीक अपरिष्कृत थी, फिर भी इसकी शक्ति महान थी। वांग ये ने मार्शल एक्सट्रीम डोजो की कृपाण तकनीकों की दुनिया में प्रवेश करने का विकल्प चुना। आसपास का दृश्य बदल गया। दुनिया में जहां तलवारबाजी का बोलबाला था, वहां अनगिनत मानव प्रेत थे। वे या तो समझ में डूबे हुए थे या साधना की अवस्था में, सभी बहुत केंद्रित थे। आकाश में, जमीन पर और पत्थर की दीवारों पर हर जगह तलवारों के निशान थे, जो रहस्यमय नक्काशी से चमक रहे थे। जब तक कोई इसे देख सकता था, तब तक ये ठीक था। जितना स्पष्ट होगा उतना बेहतर होगा। इसका मतलब होगा कि एक गहरा संबंध और अधिक गहन समझ। पहली चीज जो वांग यी ने देखी वह आकाश में एक रहस्यमय उत्कीर्णन था जिसका आकार बिजली के समान था। उसके विचार तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गए, मानो आकाश से बिजली गिर गई हो। एक व्यक्ति तलवार थामे हुए उसके सामने आया और तलवार चलाने की पूरी कला का प्रदर्शन कर रहा था। सारी जानकारी एक धागे के रूप में उसके दिमाग में भेजी गई और एक ही बार में उसमें भर दी गई। उसका मस्तिष्क पूरी क्षमता से काम कर रहा था और वह शीघ्रता से सब कुछ समझ गया। कृपाण तकनीकों का एक सेट जो आक्रमण और रक्षा दोनों को संतुलित करता है। चालों में कई विविधताएं थीं और शुरुआती स्तर अपेक्षाकृत जटिल था। इसे चरम तक विकसित करने के लिए बहुत उच्च स्तर के स्थानिक नियंत्रण की आवश्यकता थी, जो चरण 9 तक पहुंचता है। यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वांग ये ने खोज जारी रखी। मार्शल एक्सट्रीम डोजो में किसी को भी अपनी सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट खोजने की गारंटी दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहां बहुत अधिक मार्शल आर्ट थी। अकेले ही खरबों कृपाण तकनीकें थीं, जो अनगिनत युगों के दौरान ब्रह्मांडीय मनुष्यों के प्रयासों का फल थी। मुख्य समस्या ये थी कि वह उन सभी को नहीं पढ़ सकता था। अगर उसे उन्हें एक एक करके पढ़ना होता तो उसे वास्तव में जीवन भर लग जाता। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की सलाह थी, जब तक आपको ये पसंद है तब तक ये ठीक है। उन्हें पूर्णता की बहुत अधिक चाहत नहीं करनी चाहिए। वांग ये ने अपने लिए एक ब्रह्मांडीय दिन की समय सीमा निर्धारित की थी। वह एक ब्रह्मांडीय दिन के भीतर उच्चतम अनुकूलता के साथ कृपाण तकनीकों को संकलित करेगा। फिर विभिन्न कृपाण तकनीकों की विशेषताओं के अनुसार वह अपने लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का चयन करता था। चाहे तकनीक मजबूत हो या कमजोर, जितनी जल्दी हो सके साधना शुरू करना सही रास्ता है। यही है। वांग ये ने अपना निर्णय लिया। पीड़ा पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक, ब्रह्मांडीय स्तर की कृपाण तकनीक। मार्शल एक्सट्रीम डोजो का मूल्यांकन। यह एक ब्रह्मांडीय स्तर की तकनीक है जिसे एक भटकते हुए ब्रह्मांडीय साहसी व्यक्ति ने बनाया है। यह उन ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए उपयुक्त है जिनके पास युद्ध ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण में एक निश्चित आधार है। ऊपरी सीमा अधिक नहीं है और निचली सीमा कम नहीं है। कुल मिलाकर मूल्यांकन औसत से ऊपर। ब्रह्मांडीय स्तर का औसत से ऊपर होना काफी सामान्य लग रहा था, लेकिन यह मार्शल एक्सट्रीम डोजो की मूल्यांकन प्रणाली में था। यदि यह मून वेब पर होता तो निम्न श्रेणी की ब्रह्मांडीय स्तर की कृपाण तकनीक भी पहले से ही एक सुपर कृपाण तकनीक होती। वांग यी ने पूरे ब्रह्मांडीय दिन में कृपाण तकनीकों को ब्राउज किया। हालांकि कृपाण की दुनिया में उनमें से कई थे, लेकिन उच्चतम समग्र रेटिंग केवल उच्च श्रेणी थी। ऐसा नहीं था कि बेहतर कृपाण तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन ये बहुत संभव था कि इसके लिए व्यक्ति को उच्च श्रेणी का ब्रह्मांडीय नागरिक या कम से कम डोजो का भावी शिष्य होना आवश्यक था। बेशक उच्च स्तरीय कृपाण तकनीकें अच्छी थीं, लेकिन उन्हें साधना अक्सर अधिक कठिन होता था और इसमें बहुत सारे चरण होते थे। अगर वांग ये उच्च श्रेणी की कृपाण तकनीक सीखना चाहता है तो उसे और अधिक प्रयास करने होंगे। इसके अलावा जितना अधिक वह साधना करेगा, स्थानिक नियंत्रण की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। वास्तव में शिखर तक साधना करना बहुत कठिन होगा।
खुद को ऐसी स्थिति में डालने के बजाय उन्होंने उच्च मध्यम वर्ग की कृपाण तकनीक को चुनना बेहतर समझा, जिसे चरम तक विकसित किया जा सके और जिसमें अच्छी शक्ति हो। घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक में 5 रूप शामिल थे। पहले रूप में कुल 9 चालें थीं। उन्हें स्टेज 3 लड़ाकू ऊर्जा, स्टेज 1 स्थानिक नियंत्रण और एक ब्रह्मांडीय स्तर 4 योद्धा की शारीरिक शक्ति के साथ मुक्त किया जा सकता था। दूसरे रूप में कुल 18 चालें थीं। उन्हें चरण 4 की लड़ाकू ऊर्जा, चरण 2 स्थानिक नियंत्रण और ब्रह्मांडीय स्तर 6 योद्धा की शारीरिक शक्ति के साथ मुक्त किया जा सकता था। पांचवें रूप में कुल 45 चालें थीं। उन्हें स्टेज 7 की लड़ाकू ऊर्जा, स्टेज 5 के स्थानिक नियंत्रण के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था और इसके लिए एक ब्रह्मांडीय योद्धा से ज्यादा शारीरिक शक्ति की जरूरत होती थी। यह तकनीक यहीं समाप्त हो गई। हालांकि वांग यी को लगा कि इस तकनीक को जारी रखकर छठे और यहां तक कि 7वें रूप को भी विकसित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 5वें रूप के लिए पहले से ही एक ब्रह्मांडीय योद्धा से अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि निर्माता की क्षमता सीमित थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि संभावनाएं बहुत अधिक थीं। आखिरकार इस कृपाण तकनीक के निर्माता का तो कोई नाम भी नहीं था। दूसरे पक्ष को तो बस एक भटकते हुए ब्रह्मांडीय साहसी के रूप में लेबल किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष की मृत्यु पहले ही हो चुकी होगी। ब्रह्मांड में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही। योद्धा के मार्ग पर कोई व्यक्ति तभी सच्चा राजा बन सकता है जब वह अंत तक अपने पैर मजबूती से जमाए रखे। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की कृपाण तकनीक की दुनिया में साधना बहुत सरल थी। भले ही वांग ये के पास कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसने जो तकनीक सीखने का फैसला किया वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर की उन्नत कृपाण तकनीक थी। वह इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके समझने में सक्षम था। वह रहस्यमय उत्कीर्णन में आकृति के अनुसार भी प्रदर्शन कर सकता था, जिसमें आंदोलन की सटीकता और विनियमन की डिग्री, लय की आवृत्ति, साथ ही साथ लड़ाकू ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण का संयोजन भी शामिल था। यह एक 3 में 1 कृपाण तकनीक थी। एट नोबल बनेट एट निचली सीमा बहुत ऊंची थी क्योंकि इसमें ब्रह्मांडीय योद्धा होने के 3 पहलुओं को पूरी तरह से सम्मिलित किया गया था: शरीर, युद्ध ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण। शुरुआती स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। एक बार कोई इस युक्ति को समझ ले, तो यह एक ऐसी कृपाण तकनीक होगी जो किसी के युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने के लिए बहुत उपयुक्त होगी। इसकी तुलना में 9QE कृपाण नियंत्रण तकनीक जिसे उसने पहले विकसित किया था, उसने उसकी लड़ाकू ऊर्जा के लाभ को अधिकतम कर दिया। घाव पहुंचाने वाली सेबर तकनीक ने एक ही समय में तीनों क्षमताओं को मजबूत किया, जिससे उसकी आक्रमण शक्ति में काफी वृद्धि हुई। वांग ये ने रहस्यमय उत्कीर्णन का अवलोकन किया और कृपाण तकनीक का सार समझ लिया। मानव आभासी ब्रह्मांड में उनके दिन सरल और संतुष्टिदायक थे। दिन जल्दी बीत गए। जिस क्षण उन्होंने रहस्यमय उत्कीर्णन को समझा, वे तुरंत प्रबुद्ध हो गए और इस प्रकार उन्होंने तकनीक में निपुणता प्राप्त कर ली। उसके हाथ में मौजूद कृपाण हवा में छवियां छोड़ रहा था, जबकि उसका शरीर भारी दबाव को झेलते हुए स्प्रिंग की तरह उछल रहा था। अपने शरीर को केंद्र मानकर उसने स्थानिक नियंत्रण से ब्रह्मांड को हिला दिया, फिर उसे अपनी लड़ाकू ऊर्जा के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली हमला किया। कृपाण की चाल तेज और निर्णायक थी और इसकी चाल अप्रत्याशित थी। स्थानिक नियंत्रण और युद्ध ऊर्जा एक साथ थी और उसने तुरंत तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया। तो यह एक ब्रह्मांडीय स्तर की कृपाण तकनीक है। वांग ये ने पहले रूप का प्रदर्शन समाप्त किया और एक आह भरी। ये बहुत मजबूत था। एक मोटे अनुमान के अनुसार पहले रूप की शक्ति पहले ही 9QE कृपाण नियंत्रण तकनीक के छठे रूप को पार कर चुकी थी। यह विशेष रूप से तकनीक के शरीर के उपयोग के लिए था। हालांकि यह सीमा तक नहीं पहुंचा था, लेकिन विस्फोटक शक्ति कुछ ऐसी थी जो 9QE कृपाण नियंत्रण तकनीक के पास नहीं थी। घाव देने वाली कृपाण तकनीक 1। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक को उन्नत करने के लिए 50,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये की चेतना जोड़ पर उतरी और वह तुरंत साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसकी दुनिया में हजारों बार समय बीत गया और उसने जल्दी से साधना और समझ विकसित कर ली। घाव भरने वाली कृपाण तकनीक में कदम दर कदम सुधार होता गया। ज्ञान झरने के पानी की तरह बहता गया, लगातार तकनीक की समझ को पोषित और परिष्कृत करता रहा, जब तक कि यह अपने चरम पर नहीं पहुंच गया। घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक चरण 1 ग्रेटर देन चरण 2। क्या आप घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक को उन्नत करने के लिए 150,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। तकनीक को लगातार 3 चरणों तक उन्नत करने पर उतने ही संभावित अंक खर्च होते हैं जितने एक हिट मंत्र में। अंत में घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक चरण 4 पर ही रुक गई। प्रत्येक चरण का सुधार एक और रूप को समझने के बराबर था।
इस प्रकार चरण 4 ने वांग यी को चौथे रूप की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करने की अनुमति दी, जो उसकी वर्तमान सीमा भी थी। उनमें अभी भी लड़ाकू ऊर्जा, स्थानिक नियंत्रण और पांचवें रूप को मुक्त करने के लिए शारीरिक शक्ति की कमी थी। यद्यपि घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक की ऊपरी सीमा अधिक नहीं थी, फिर भी यदि वह वास्तव में इसे सीखना चाहता था, तो उसे इसकी सीमा को तोड़ने के लिए अपने संभावित बिंदुओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कम से कम अभी तक तो वह काफी मजबूत था। आमने सामने की स्थिति में मैं हरिकेन पायरेट्स के सबसे ताकतवर सदस्य अंकल फेंग को भी आसानी से हरा सकता हूं। वांग ये को अपनी मौजूदा ताकत पर पूरा भरोसा था। यहां तक कि अगर उसे किसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़े तो भी वह अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। तारांकन। तारांकन। ब्रह्मांड में एक सफेद ब्रह्मांडीय ताना लड़ाकू जेट प्रकाश की एक सफेद धारा की तरह उड़ गया। लड़ाकू विमान पर किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र का प्रतीक नहीं था, बल्कि सितारों का एक समुद्र था। तारों के समुद्र के ऊपर दो तारे चमक रहे थे, जो कुछ कुछ ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के समान थे, लेकिन उनका अर्थ विपरीत था। ये दो सितारे दो सितारा साहसी लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के स्वाभाविक दुश्मन थे। यह एक अंतरिक्ष साहसी का अंतरिक्ष यान था। मिल गया। वोगलेन ने कुशलतापूर्वक लड़ाकू जेट को नियंत्रित किया, हरिकेन पर हमला किया और तुरंत हमला बोल दिया। धमाका। धमाका। उसे अपना शिकार मिल गया था। दो सितारा ब्रह्मांडीय साहसी और एक मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के रूप में वोगलेन ने कोहुन परिवार के इनाम मिशन को स्वीकार कर लिया था। एक ओर तो इनाम काफी बड़ा था, दूसरी ओर वह पास ही था। उन्होंने मिशन विवरण पर एक मोटा मोटा नजर डाली थी। भले ही उन्हें 100% यकीन न हो, लेकिन वे 95% निश्चित थे। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वहां केवल 2 या 3 डार्क एनर्जी स्तर की शक्तियां थीं। यहां तक कि यदि उसी स्तर का कोई डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ भी था, तो उसके हाथों अनगिनत 2 सितारा समुद्री डाकू मारे गए थे। धमाका। लड़ाकू विमान अपने लक्ष्य पर जा लगा। तूफान बहुत तेजी से हिल रहा था और उसकी उड़ान की गति बहुत कम हो गई थी। हमले की पहली लहर में पहल खो देने के कारण उसे रुकना पड़ा। गड़गड़ाहट। केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। उसी समय कॉस्मिक वॉर्प फाइटर जेट रुक गया। वोगलेन आसमान में दिखाई दिया, चांदी का कवच पहने और चांदी का भाला पकड़े हुए। जैसे ही हरिकेन के केबिन का दरवाजा खुला, चांदी का भाला अत्यधिक शक्ति के साथ नीचे उतरा। ब्रह्मांडीय विकृत और लड़ाकू ऊर्जा विस्फोट हो गया। भाले की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने एक ही बार में कई अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं को मार डाला। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, यहां तक कि केबिन का दरवाजा भी गोली लगने से लगभग नष्ट हो गया। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ का मजबूत शरीर देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भीमकाय प्राणी उतर आया हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो, सबसे पहले दूसरे दस्ते का कप्तान क्यू शुन बोला। हालांकि जिस क्षण वह वोगलेन से भिड़ा, उसके चारों ओर ब्रह्मांड हिल गया और उसका सिर उड़ गया। तत्काल मारा। एक शीर्ष ब्रह्मांडीय स्तर 9 योद्धा के रूप में उसके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था। हालांकि जब एक असली ब्रह्मांडीय साहसी का सामना करना पड़ा, तो उसका बचाव कागज की तरह था। वह एक ही चाल में हार गया। उसे मार डालो। शापित ब्रह्मांडीय साहसी। अंतरिक्षीय समुद्री डाकू एक के बाद एक हमला करने लगे। वोगलेन अपने भाले के साथ अकेले के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। भाला हिल गया और पूरा ब्रह्मांड भी हिलने लगा। फिर भाले की नोक चमकी और जल्द ही समुद्री डाकू उसकी दुनिया में आ गए। ची ची ची। सर्पिल बल ने भागने की कोशिश कर रहे अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं को कुचल दिया। बूम। आग जैसे लाल बालों वाला एक सिर दिखाई दिया। यू मिन की आंखें चमकीली थीं और उसकी हमला करने की गति बहुत तेज थी। वह जानती थी कि इस बार उसका मुकाबला एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से है। हालांकि चूंकि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बचे हुए हथियारों की खोज के लिए वहीं रुकी थी, इसलिए उसे इस तरह के जोखिम की उम्मीद थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी स्टेज 6 की लड़ाकू ऊर्जा तुरंत प्रस्फुटित हो गई और उसकी तलवार का हमला तीव्र था। वोगलेन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपना भाला घुमाया और तुरंत हमले को रोक दिया। उसके मजबूत शरीर ने फिर उसे दबा दिया और भाले की नीयत ने यू मिन को एक भयंकर ज्वाला की तरह घेर लिया। बजना। असाहिको प्रकट हुए। स्टारशिप पर सबसे ताकतवर कैप्टन ने वोगलेन पर एक दबंग आभा के साथ हमला किया। उसका शरीर और ताकत प्रभावशाली थी और उसकी आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था, क्योंकि वह यू मिन की रक्षा कर रहा था। उसी समय अंकल फैंग एक भूत की तरह यू मिन के पीछे प्रकट हुए। मैं ठीक हूं। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। चलो एक साथ हमला करते हैं, यू मिन ने गंभीरता से कहा। ठीक है। अंकल फैंग और यू मिन ने असाहिको के साथ वोगलेन पर हमला किया। हरिकेन पर सवार 3 सबसे ताकतवर लोगों ने मिलकर हमला किया।
वे अपनी संख्या के बल पर एक ही झटके में उस खतरनाक अंतरिक्ष यात्री को हराना चाहते थे। हालांकि वोगलेन अभी भी शांत था। चांदी के भाले के साथ उनकी रक्षा कड़ी थी, और प्रत्येक लहर के साथ उनके जवाबी हमले और भी भयंकर होते गए। तीनों लोगों के आक्रमण के तरीकों को समझने के बाद उसने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। निगल जाओ। चांदी का भाला तुरंत एक अथाह गड्ढे में बदल गया। डार्क एनर्जी ने तीनों की शक्तियों को खाकर वोगलेन की युद्ध क्षमता में बदल दिया। उसका शरीर फूल गया और उसकी शक्ति और भी भयंकर हो गई। गड़गड़ाहट। भाव शून्य। वोगलेन की युद्ध क्षमता विस्फोटक रूप से बढ़ गई। अंकल फैंग ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह असाधारण बहादुर वोगलेन का विरोध करने में असमर्थ रहे। ब्लू ब्रिज फॉलिंग सी स्पीयर। वोगलेन की भाला तकनीक में डार्क एनर्जी स्तर की शक्ति निहित थी। उसकी युद्ध क्षमता का विस्फोट हुआ और ऐसा लगा जैसे दुनिया एक पेंटिंग बन गई हो, जहां भी भाला गुजरता, समय वहीं रुक जाता। यू मिन और अन्य दो लोग अचानक ही चौंक गए और उनकी संयुक्त सेना तुरंत बिखर गई। विलय। डार्क ऊर्जा। वोगलेन एक विशालकाय में तब्दील हो गया था और उसे पूर्ण लाभ मिला था। एटैक नोबलबन एट। उसकी आक्रमण गति तेज होती जा रही थी, तथा उसकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। इसके विपरीत अंकल फैंग की अभिव्यक्ति बदसूरत से बदसूरत होती जा रही थी। युवा मिस, जल्दी से निकल जाओ। मैं असाहिको के साथ मिलकर उससे निपट लूंगा। अंकल फैंग ने तुरंत निर्णय लिया। उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। इस बार उनका सामना एक ऐसे अंतरिक्ष साहसी व्यक्ति से हुआ था जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, असाहिको को मौत की सजा मिल चुकी थी। चांदी का भाला उसकी छाती में घुस गया और उसे तुरंत खत्म कर दिया। यू मिन ने हमला किया, लेकिन वह उसे रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उसने खून की उल्टी की और वापस भाग गई। अगले ही पल अंकल फैंग अकेले वोगलेन के हमले का सामना करने में असमर्थ हो गए और वे भी बुरी तरह घायल हो गए। तूफान पर काम कर रहे 3 विशेषज्ञों में से एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया, तथा अन्य को हल्की चोटें आईं। वोगलेन ने अपनी शक्ति का केवल थोड़ा सा ही उपयोग किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम जाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। वोगलेन ने शांति से यू मिन को देखा। उसकी नजर बेचैन ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं पर पड़ी जो कुछ ही दूरी पर थे। चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। कोई भी नहीं जा सकता। वोगलेन घमंडी और अहंकारी था। उसके पास ऐसा करने की ताकत भी थी। उसने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई, उसका चांदी का भाला हिल रहा था, और उसने अंकल फैंग पर फिर से हमला किया। यू मिन के खूबसूरत चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी बदल गई जब वह अपनी तलवार से अंकल फैंग की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ी। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष का डार्क एनर्जी स्तर का शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा था, जिससे उसकी तलवार कांपने लगी। उसकी तीव्र भक्षण शक्ति एक भीमकाय राक्षस के समान थी, जिससे उसका प्रतिरोध करना उसके लिए कठिन हो गया। वह बहुत ताकतवर था। ये ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य बहुत भयानक था। जब तक उसका 16वां भाई यहां न हो, कोई भी उसे नहीं मार सकता। वह खत्म हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अंतरिक्ष यान इतनी जल्दी पलट जाएगा। यू मिन को डर नहीं था। उसे बस यह महसूस हुआ कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसकी ताकत बहुत छोटी है। उसे केवल अपने भाई बहनों, अपने पिता और जहाज पर मौजूद भाइयों के लिए खेद महसूस हुआ। धमाका। एक अतुलनीय रूप से जबरदस्त हमला। बादलों को चीरती हुई एक तलवार उसके पीछे दिखाई दी। ये शक्तिशाली और दबंग थी, जिसने वोगलेन के शक्तिशाली चांदी के भाले को गिरा दिया और उसे भौहें सिकुड़ने और गंभीर भाव प्रकट करने पर मजबूर कर दिया। कौन था? यू मिन और अंकल फैंग, जो बच गए थे, थोड़े उलझन में थे। इस बीच हरिकेन पायरेट्स में मौजूद सभी अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों ने देखा कि वह कौन था और वे हैरान रह गए। वांग ये। वह अपने हाथों में 2 कृपाण लेकर केबिन के दरवाजे के सामने खड़ा था। आज 1-11 आपको एक एहसान चुकाता है। वांग ये का आंकड़ा यूमिन के पास से गुजरा और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी। यूमिन का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह अविश्वास से सामने देखने लगी। सूश सूश। वांग ये 2 भागों में विभाजित हो गया और बहुत तेज था। वोगलेन गंभीर हो गया। अपने चांदी के भाले को हिलाकर उसने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वांग ये का हमला तुरंत तारों वाले आसमान को चीरता हुआ निकल गया। उसका शरीर एक उल्कापिंड की तरह था, जिसमें आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति और गति थी। उसकी युद्ध ऊर्जा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई, और उसकी आभा ने तुरंत उसके प्रतिद्वंद्वी को अभिभूत कर दिया। धमाका। इतना मजबूत, यू मिन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वांग ये इतना शक्तिशाली था। इसकी कल्पना करना कठिन था। अंकल फैंग की आंखें चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे बच गए। एक बार वांग यी ने कोई कदम उठाया तो उसे पता चल गया।
वांग ये ने अपनी नई घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक का प्रयोग किया और पहली बार इसकी शक्ति का प्रयोग किया। तीनों पहलुओं ने मिलकर एक शक्तिशाली हमला किया जो उसकी क्षमता मंत्र के साथ सहयोग करता था। वह वोगलेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था। बैंग बैंग बैंग, वे एक दूसरे को काटते रहे जबकि अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं और वे एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए। पूर्ण शक्ति की लड़ाई में वांग ये की युद्ध कौशल वोगलेन से कम नहीं थी। कृपाण की रोशनी ने भाले की छाया को दबा दिया, लेकिन जल्द ही भाले की छाया ने पहल कर दी। अगले ही पल वांग ये की कृपाण तकनीक फिर से मजबूत हो गई। चरण 4 एक हिट मंत्र, संघनन मंत्र एकत्रित हुआ और संपीड़न मंत्र प्रस्फुटित हुआ। इस हमले में वांग यी का आक्रमण अपने चरम पर पहुंच गया। धमाका, तलवार ने भाले की छाया की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। द्वितीय पू, यह पहली बार था जब वोगलेन घायल हुआ था और वह पीछे हट गया। आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक बार फिर संघनन मंत्र द्वारा एकत्रित किया गया और घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक का दूसरा रूप सामने आया। वांग यी का हमला फिर से हावी हो गया। उसने अपनी युद्ध ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक बार फिर से उसके दोहरे कृपाणों के माध्यम से वन हिट स्पेल को मुक्त कर दिया गया। इस चौंकाने वाली आभा के कारण वोगलेन, जो एक बार हार का सामना कर चुके थे, थोड़े बदसूरत लग रहे थे। प्रतिद्वंद्वी की ताकत अथाह थी। धिक्कार है, कुहुन परिवार की जानकारी गलत थी। इस समुद्री डाकू समूह में एक विशेषज्ञ छिपा हुआ था। दौड़ना, वोगलेन भागना चाहता था, लेकिन वांग ये की आकृति अचानक सभी दिशाओं में प्रकट हो गई और उसकी डरावनी आभा ने उसे घेर लिया। अरे, ये तो भ्रम है। आभासी छवि मंत्र, धमाका। उसी समय आत्मा कांपने वाला मंत्र फूट पड़ा। वोगलेन हिंसक रूप से हिल गया, उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद वांग यी का हमला आसमान से उतरा और घाव पहुंचाने वाली कृपाण तकनीक के तीसरे रूप की शक्ति कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस समय उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही डार्क एनर्जी स्तर के करीब थी। यह उसकी लड़ाकू ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण के साथ मिलकर उसे बेहद दबंग बना देती है। बूम बूम बूम, वांग यी के चारों हमले एक ही समय पर हुए। वोगलेन ने दहाड़ते हुए हमला रोकने के लिए अपना चांदी का भाला घुमाया। एक पल में चारों वांग यी हवा में गायब हो गए। वोगलेन का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं जब उसने घबराहट में अपना सिर उठाया। कृपाणें टूटकर नीचे गिर पड़ी। धमाका, वांग यी ने अपनी दोहरी कृपाणें चलाई और वह अजेय था। खून बिखरा हुआ। वोगलेन मर चुका था, वांग ये जीता। वह सचमुच जीत गया। सभी अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों की आंखें फैल गईं और उनके दिल धड़कने लगे। पहले दस्ते के कैप्टन असाहिको के मारे जाने, कमांडर यूमिन के पराजित होने और अंकल फैन के गंभीर रूप से घायल होने के बाद वे पहले से ही हताश थे और भागने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग ये कहीं से प्रकट होकर इस शक्तिशाली 2 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी को मार डालेगा। चुप रहने का क्या मतलब था? छुपे हुए विशेषज्ञ क्या थे? ये था, वांग ये ने 2 डकैतियों के दौरान अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। दस्ते 10 के अलावा अन्य दस्तों ने उसके अस्तित्व पर ध्यान भी नहीं दिया। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वह, जो हमेशा से बहुत शांत स्वभाव का रहा था, इतनी चौंकाने वाली ताकत छुपाए हुए था। जिस 2 सितारा साहसी को उसने अभी अभी मारा था, वह कम से कम एक मध्यम श्रेणी का डार्क एनर्जी जीवन रूप था। धन्यवाद। यू मिन ने अपने घायल शरीर को घसीटा और खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने वांग ये को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन की उसकी दयालुता आज उसकी जान बचाएगी। दादी बाई के चेहरे पर एक जटिल भाव था। जब यूमिन ने वांग ये को बचाया था तब वह इसके बिल्कुल खिलाफ थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वास्तविकता ये साबित करती है कि उस युवा लड़की को अच्छे कर्म करने के लिए स्वर्ग से आशीर्वाद मिला था। वह खुद बहुत संकीर्ण सोच वाली लड़की थी। आपका स्वागत है। वांग ये ने उसे उठने में मदद की और अंकल फैन की ओर देखा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। ब्रह्मांड में जब तक कोई मरा नहीं है तब तक उसे बचाया जा सकता है। समुद्री डाकुओं के नियमों के अनुसार मुझे इस आदमी की चीजें ले लेनी चाहिए, है ना? वांग ये ने मृत वोगलेन और उसके जहाज की ओर इशारा किया। बेशक, यू मिन ने मंद मंद मुस्कुराया। ठीक है, तो आपको पहले आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। वांग ये मुड़ा और वोगलेन की ओर चला गया। वर्तमान में दूसरा पक्ष यू मिन की तुलना में बहुत अधिक आकर्षक था। केवल उसका हथियार, वह चांदी का भाला, बहुत मूल्यवान था। भाले के उतार चढ़ाव को देखते हुए यह संभवतः स्तर 5 पर था। स्तर 4 डार्क एनर्जी स्तर के एक उपकरण की कीमत आमतौर पर 10 से 1000 कॉस्मिक डॉलर होती थी, जबकि स्तर 5 डार्क एनर्जी स्तर के एक उपकरण की सामान्य कीमत 1000 से 100,000 कॉस्मिक डॉलर होती थी। पापा,
तारों वाले आकाश कंगन से एक प्रकाश चांदी के भाले पर पड़ा। जल्द ही नेटवर्क मानव आभासी ब्रह्मांड से जुड़ गया और चांदी के भाले का स्तर दिखाया। एनसो सिल्वर स्पीयर लेवल 5 डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण $8,800 कॉस्मिक डॉलर। वांग ये भावहीन था, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश था। वास्तव में ब्रह्मांडीय मनुष्य ही धन का सच्चा स्रोत थे। किसी और चीज को छोड़कर सिर्फ यह एनसो सिल्वर स्पीयर ही उनके लिए बहुत बड़ा मुनाफा था। पिघलने वाले बादल कवच स्तर 4 डार्क एनर्जी स्तर उपकरण $550 कॉस्मिक डॉलर। एड्स बाय पब फ्यूचर डानहुआन कवच स्तर 4 डार्क एनर्जी स्तर उपकरण $280 कॉस्मिक डॉलर। 3 टुकड़े का सेट। वांग ये ने जल्दी से वोगलेन के उपकरण और हथियार उतार दिए। संचित मूल्य लगभग 10,000 कॉस्मिक डॉलर था। हालांकि स्टाररी स्काई ब्रेसलेट में जो दिखाया गया वह वस्तुओं की मूल कीमत थी। अगर उन्हें सेकंड हैंड बेचा जाता तो स्वाभाविक रूप से उनकी कीमत इतनी नहीं होती। उसे नुकसान और अन्य पहलुओं पर विचार करना था। वह संभवतः उन्हें 5,000 से 8,000 कॉस्मिक डॉलर में बेच सकता था। बस इतना ही था। लेकिन ये पहले से ही बहुत अधिक था। यह उन सभी लाभों से कहीं अधिक था जो उसने पहले अर्जित किए थे। ये ब्रह्मांडीय है। वांग ये ने आह भरी। जो जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। बिना शक्ति के कुछ भी हासिल करना तो दूर की बात है, कोई अपना जीवन भी नहीं बचा पाएगा। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू ईर्ष्या से देखने लगे। डार्क एनर्जी स्तर का कोई भी उपकरण उन्हें शेष जीवन के लिए पर्याप्त भोजन और वस्त्र उपलब्ध करा सकता था, लेकिन किसी ने भी कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की। वांग यी ने अभी जो युद्ध कौशल प्रदर्शित किया था, उससे उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह कॉलोनी ग्रह ब्रह्मांडीय मानव कितना भयानक था। चूंकि वह एक 2 सितारा साहसी को मार सकता था, इसलिए वह पूरे हरिकेन पायरेट्स का सफाया भी कर सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कॉस्मिक बैंक को दिए गए 100 कॉस्मिक डॉलर इतनी जल्दी चुका दिए जाएंगे। मैं अगली बार ज्यादा उधार ले सकता हूँ। वांग ये ने उपकरण रख दिए और वोगलेन के अंतरिक्ष यान को देखा। यू मिन वह व्यक्ति था जो आमतौर पर प्रवेश करता था, लेकिन इस बार उसकी बारी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर यह एहसास, यह अवर्णनीय रूप से अच्छा लगा। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के बीच वांग ये अकेले ही प्रवेश कर गया। अंदर की हर चीज उसके लिए आंखें खोलने वाली थी। मशीनरी सटीक और अच्छी तरह से सुसज्जित थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना फटे पुराने हरिकेन से की जा सके। एक विशिष्ट अंतरिक्ष यान, एक कॉस्मिक फाइटर जेट की कीमत मानक स्टारशिप की कीमत का लगभग 50 से 60% होती है। इसे संशोधित किया गया है और इसके हथियारों को मजबूत किया गया है, इसलिए इसकी कीमत मानक कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप से अधिक होनी चाहिए। वांग ये ने लड़ाकू विमान के चारों ओर खोज की। एट नोबलबन एट यह मूलतः कुछ दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं से भरा हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के ऊर्जा क्रिस्टल, औषधियां और ऊर्जा स्रोत शामिल थे, हालांकि इनमें से बहुत कुछ नहीं था। ये लड़ाकू विमान क्वांटम कंप्यूटर से सुसज्जित था जो स्वचालित रूप से उड़ान भर सकता था, हमला कर सकता था और दैनिक गतिविधियां कर सकता था। ब्रह्मांडीय साहसी लोग काफी अकेले होते हैं। वांग ये ने चारों ओर देखा। हालांकि लड़ाकू विमान बड़ा नहीं था, लेकिन ये केवल स्टारशिप की तुलना में था। आंतरिक सुविधाएं, स्थान और अन्य सभी पहलुओं से नान्ते और लिंगलिंग को पर्याप्त रूप से समायोजित कर सकते थे। ये वास्तव में हरिकेन पायरेट्स को छोड़ने का एक अच्छा अवसर था। अब उसके पास खुद को बचाने की ताकत थी, और वह पहले ही चिमिंग परिवार के क्षेत्र को छोड़ चुका था। 2 सितारा साहसी को मारने से प्राप्त उसकी कमाई भी उसकी शुरुआती पूंजी हो सकती थी, और इसमें कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप भी शामिल नहीं थी, जिसकी कीमत 10,000 कॉस्मिक डॉलर थी। लेकिन वह अभी भी आकाशगंगा में और गहराई तक जाना चाहता था। वह वहां अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। चलो बाकी 2 लोगों से उनकी राय पूछते हैं। वांग ये जल्दी में नहीं था। वोगलेन के भंडारण स्थान में काफी सारे छोटे छोटे सामान मौजूद थे। एक काले मुड़े हुए प्राचीन टुकड़े ने वांग ये का ध्यान आकर्षित किया। इसमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी और इस पर कुछ जटिल रहस्यमय उत्कीर्णन थे। वांग यी के दिमाग में तुरंत कुछ शब्द उभरे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा। एक और टुकड़ा, इसका क्या मतलब है? वांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ समय पहले ही यू मिन को एक टुकड़ा मिला था और अब उसे दूसरा टुकड़ा भी मिल गया था। हालांकि कई टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या इतने कम समय में 2 टुकड़े ढूंढ पाना संभव था? क्या यह संभव हो सकता है? ऐसा इसलिए था क्योंकि यह क्षेत्र कभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र का हिस्सा था। उसे यकीन नहीं था। जब भी उसे मौका मिलेगा वह इसकी जांच करेगा। हरिकेन पायरेट्स को मौके पर ही पुनर्गठित किया गया। ओल्ड जेड के नेतृत्व में रखरखाव कर्मचारी काफी प्रभावशाली थे। बुराजी आखिरकार जियुतियान हैवी इंडस्ट्री कंपनी में प्रथम श्रेणी का रखरखाव कर्मचारी था।
उसने जल्दी से हरिकेन की मरम्मत की और यह पहले से अलग नहीं था। यू मिन के अनुरोध के बाद वांग ये का कॉस्मिक वॉर्प लड़ाकू जेट हरिकेन में उतर गया। इसे संशोधित करने के लिए अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी, विशेष रूप से सहायक कंप्यूटर जो मुख्य नियंत्रण का प्रभारी था, जिसे रीसेट करना था। वांग ये को यह भी सीखना था कि इसे ठीक से कैसे नियंत्रित किया जाए। तूफान के मुख्य नियंत्रण कक्ष में। कृपया बैठिए। अपनी चोटों से उबरने के बाद यूमिन काफी बेहतर स्थिति में थी। उसके लाल बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वह अपनी मजबूत लंबी टांगों को क्रॉस करके ऊंची कुर्सी पर बैठी थी और स्वाभाविक और अनियंत्रित दिख रही थी। वांग ये ने इधर उधर देखा और बैठ गया। उसे इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। यू मिन की खूबसूरत आंखें चमक रही थी जब उसने वांग ये को देखा। आपने मुझे एक बार पहले ही धन्यवाद दे दिया है, वांग ये ने कहा। यू मिन ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने भाइयों की ओर से आपको धन्यवाद दे रही हूं। अगर आप यहां नहीं होते तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी बच नहीं पाता। ये कुछ भी नहीं है। अब किसी पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? यू मिन ने पूछा। तुम्हारे जैसा ही, वांग ये ने कहा। पैसा कमाओ। यू मिन ने अपनी भौहें उठाई। वांग ये ने सिर हिलाया। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए हमारे लिए खाली हाथ लौटने का कोई कारण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम जाने से पहले प्राचीन युद्ध के मैदान में बहुत कुछ कमा लेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम सच में लालची हो। यू मिन की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। उसमें एक महिला नायक की तरह स्वतंत्र और सहज भाव था, लेकिन उसने अपना स्त्रीत्व आकर्षण नहीं खोया। हम जितना गहरे जाएंगे, यह उतना ही खतरनाक हो सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हें डर नहीं है, तो मुझे किस बात का डर है? वांग ये ने चिढ़ाते हुए कहा। यू मिन ने उसे घूर कर देखा। तब मैं अपने 16वें भाई से मिल पाऊंगी। मेरे लिए खुद को बचाना कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सोचो। मुझे भी साथ ले चलो, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यू मिन ने अपने लाल होठों को दबाया और अपना सिर हिलाया। समुद्री लुटेरों के अपने नियम होते हैं। अगर मैं भाई 16 के स्टारशिप में शामिल हो जाऊं, तो यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं होगा। अगर मैं आपकी मदद करना चाहूं, तो भी वह सहमत नहीं होगा, जब तक मैं उसका साला नहीं बन जाता। वांग ये हंसा। क्या बकवास। मेरा मतलब है, जब तक कि आप असाहिको की जगह नहीं ले लेते और हरिकेन पायरेट्स के मुख्य कप्तान नहीं बन जाते। यू मिन का चेहरा लाल हो गया। क्या ऐसा है? तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हालांकि यू मिन को पहले से ही जवाब पता था, फिर भी वह थोड़ी निराश दिख रही थी। उसे अचानक याद आया कि वांग ये ने अभी क्या कहा था और उसने एक नजर चुरा ली। अगर आपको वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है, तो मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो सकता हूँ। किस बात पर सहमत? वांग ये दंग रह गया और फिर अचानक समझ गया। क्या ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू इतने सीधे थे? उसने तो केवल उसकी जान बचाई थी और वह तो पहले से ही खुद को उसके प्रति समर्पित करना चाहती थी। नकली शादी, यू मिन ने घबराते हुए कहा। मेरा मतलब है नकली शादी। धन्यवाद। वांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए। हमें अलग होना ही है। भले ही हम आकाशगंगा में अलग न हो, लेकिन आकाशगंगा छोड़ने के बाद हम अलग हो जाएंगे। हाँ, यू मिन ने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और वांग ये की ओर देखा। कोई बात नहीं, तुम हरिकेन पायरेट्स के दोस्त हो। आपको मित्र के रूप में पाकर मुझे खुशी हुई। मैं भी। तारांकन, केबिन के अंदर कैसे हुआ? नैंटे ने जल्दी से पूछा। कुछ खास नहीं। यू मिन मुझे भर्ती करना चाहता है, वांग ये ने कहा। एट नोबल एट। अपने सपनों में। लिंगलिंग ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और नंगे पैर थी। मेरा साला शक्तिशाली है और सैन्य रणनीति विभाग में एक शीर्ष छात्र है। उसे भर्ती करने के लिए उसके पास क्या है? एक मुंह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर उसके भाव बदल गए। वह अपने जीजा को बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक आदमी का मुंह बेकार था, लेकिन एक औरत का मुंह, खास तौर पर एक खूबसूरत औरत का मुंह, ये बहुत उपयोगी था। जीजा जी, मुझे मत बताना कि तुम सहमत हो। लिंगलिंग वांग ये के मन को पढ़ना चाहती थी, लेकिन वह एक अदृश्य इच्छाशक्ति से अवरुद्ध थी। वह मदद नहीं कर सकी और नाराज हो गई। अरे यार, अब उसका देवर उससे सावधान हो गया था। नहीं, जब वांग ये ने लिंगलिंग के हाव भाव देखे, तो उसे पता चल गया कि वह फिर से 18 रेटेड किसी चीज के बारे में सोच रही है। कॉस्मिक पायरेट्स में शामिल होना सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। भले ही मैं कॉस्मिक नागरिकता खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लूं, लेकिन मैं कोई उपलब्धि अंक अर्जित नहीं कर पाऊंगा। पैसा, कॉस्मिक नागरिकता और उपलब्धि अंक।
ब्लू प्लेनेट खरीदने के लिए ये तीनों ही जरूरी थे। कम से कम तुम सुंदर से मूर्ख तो नहीं बन गई। लिंगलिंग ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी, उसका चेहरा खुशी से भर गया। वांग ये ने उसकी ओर आंखें घुमाई। बात बस इतनी है कि हम पहले से ही आकाशगंगा की बाहरी पहुंच से बहुत दूर हैं। हालांकि आगे कई जीवन ग्रह हैं, लेकिन कोई भी ब्रह्मांडीय राष्ट्र उन्हें नियंत्रित नहीं करता है। हम डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण नहीं बेच सकते। वास्तव में कोई जल्दी नहीं है। नानते ने बिना ऊपर देखे गंभीरता से अपने हाथ में भाला पोंछा। तुम सबसे ज्यादा बेचैन हो। लिंगलिंग ने उसकी तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाया। तुम कहते रहते हो कि तुम भालों की दुनिया देखने के लिए मार्शल एक्सट्रीम डोजो जाना चाहते हो। तुम जुआ खेलने के लिए वी सुप्रीम कैसीनो भी जाना चाहते हो। तुम अभी भी ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो कि तुम्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है? सौभाग्य से वह सेक्स की कोशिश नहीं करना चाहता था, वांग ये ने मन ही मन सोचा। नैन्टे की गर्दन लाल हो गई। उसने पलटकर कहा, क्या तुम नहीं जाना चाहती? वह कौन थी जिसने कहा था कि वह जीवन का आनंद लेने के लिए मुख्य आभासी दुनिया में जाना चाहती है? वह कौन थी जिसने कहा था कि वह बेबेल के एबिलिटी टॉवर को चुनौती देना चाहती है? यह मैं हूं, यह मैं हूं। इसमें क्या गलत है? लिंगलिंग अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर बिस्तर पर खड़ी थी। कम से कम मैं ईमानदार हूं। मैं वही कहती हूं जो मेरे मन में है। दोनों को फिर से झगड़ते देख वांग ये चुपचाप बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें बहुत देर तक बहस करनी होगी। वह कॉस्मिक वॉर्प लड़ाकू जेट की ओर बढ़ गया। ओल्ड जेड के नेतृत्व में रखरखाव टीम अभी भी संशोधन पर काम कर रही थी। जब उन्होंने वांग ये को देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। हरिकेन पायरेट्स में उनकी स्थिति बदल गई थी। प्रगति कैसी है, ओल्ड जी? वांग ये ने पूछा। अगले 3 कॉस्मिक दिनों में मैं इसे संशोधित करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैंने लंबे समय से कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप को संशोधित नहीं किया है, ओल्ड जी ने हंसते हुए कहा। मैं थोड़ा जंग खा गया हूं। प्रभावशाली, वांग ये ने प्रशंसा की। इस तरह के उच्च कोटि के अंतरिक्ष यान को कुछ कौशल के बिना संचालित नहीं किया जा सकता था। बूढ़े जी ने क्वांटम कंप्यूटर के एक्सेस अधिकारों को भी संशोधित कर दिया था ताकि कोई परेशानी न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रह्मांडीय साहसी लोग आमतौर पर अकेले भेड़िए होते हैं, लेकिन ये बुरा होगा यदि उनके भाई बदला लेने के लिए आ जाएं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हें याद दिलानी होंगी, बूढ़ी जी ने कहा। मुझे बताओ। वांग ये ने उसकी ओर देखा। इस कॉस्मिक वॉर्प फाइटर जेट की संरचना में कोई समस्या नहीं है, ओल्ड जी ने हाथ में स्पैनर लेकर गंभीरता से कहा। लेकिन सामग्री अपेक्षाकृत साधारण है, इसलिए यह ज्यादा दबाव नहीं झेल सकती। कॉस्मिक वर्महोल में प्रवेश न करने की कोशिश करें। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। ब्रह्मांडीय वर्महोल आमतौर पर अधिक दूरी तक यात्रा करने की अनुमति देते थे और इस प्रकार ये प्राकृतिक वर्महोल की तुलना में अंतरिक्ष यान के लिए अधिक विनाशकारी थे। इसके अलावा इसकी सीमा 5000 से 8000 प्रकाश वर्ष के प्राकृतिक वर्महोल के बारे में है। यदि दूरी बहुत अधिक है तो यह आसानी से एक स्थानिक दरार में प्रवेश कर सकता है, ओल्ड जी ने कहा। यदि आपके पास पैसा है तो मेरा सुझाव है कि आप एक नया स्टारशिप लें। बूढ़े जी, तुम मजाक कर रहे हो? वांग ये हंसने से खुद को रोक नहीं सका। एक कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप के लिए 10,000 कॉस्मिक डॉलर, क्या उसे अपने सिर के साथ एक लेना चाहिए? बूढ़ा जी मुस्कुराया। बेशक, इसके फायदे भी बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि यह छोटा है, लेकिन इसमें सभी आवश्यक घटक हैं। ये कम ऊर्जा की खपत करता है और लंबे समय तक प्रकाश की गति बनाए रख सकता है। इसके थर्मल हथियार भी बहुत शक्तिशाली हैं। इसका रडार डिटेक्शन भी एक मानक कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप के बराबर है। यह अंतरिक्ष साहसिक यात्रियों के लिए बहुत उपयुक्त था क्योंकि यह समुद्री डाकुओं के शिकार के लिए एकदम उपयुक्त था। अगर बाद में ये क्षतिग्रस्त हो गया तो क्या होगा? वांग ये ने पूछा। एआई आपको सिखाएगा कि इसे कैसे ठीक किया जाए। बूढ़ा जी मुस्कुराया। हे, क्या वह चाहता था कि यह उसे सिखाए? ये वास्तव में ऐसा नहीं सोच सकता कि यह ऐसा कर सकता है ना? एक ऐसे आई का क्या उपयोग था जो लड़ाकू विमान की मरम्मत करना नहीं जानता था? कुछ देर तक ओल्ड जेड के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें कॉस्मिक वॉर्प फाइटर जेट और इसकी आंतरिक संरचना के उपयोग के बारे में कुछ जानकारी मिली। फसल बहुत अच्छी थी। संशोधन पूरा होने के बाद भी उन्हें यह सीखना था कि इसे मैन्युअल रूप से कैसे नियंत्रित किया जाए। जब तक वांग ये केबिन में वापस आया, तब तक जोकरों की जोड़ी झगड़ा करने के बाद अपने अपने कमरों में लौट चुकी थी। वह चुपचाप साधना शुरू करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी धड़कन फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फुसफुसाहट। वह खड़ा हो गया और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उसे अपने भंडार से बाहर निकाल लिया।
प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा हल्के से कंपन कर रहा था। जैसे ही टुकड़ा हिला, उसके ऊपर की रहस्यमय नक्काशी हल्की सी दिखाई देने लगी, जिससे ऊर्जा निकलने लगी। वांग ये की आंखें चमक उठी। क्या हो रहा था? क्या हथियार को उसका मालिक मिल गया या फिर उसे अन्य गुम हुए टुकड़े मिल गए? इसके बाद वांग ये ने प्रासंगिक जानकारी देखने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अंत में उन्हें कई संभावनाएं मिली, इतनी अधिक कि वे चकाचौंध करने वाली थी। कुछ ने कहा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया थी, कुछ ने कहा कि यह हथियार के टुकड़ों के बीच क्वांटम उलझन थी, और कुछ ने कहा कि वे उच्च आयामी विश्व ब्रह्मांड के साथ ओवरलैप हो गए थे। उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं था, इसलिए वांग ये ने शिनरान को फोन करके पूछा। सबसे पहले आपको ये पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या ये टुकड़ा एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण है या एक अविनाशी वस्तु है। शिनरैन हमेशा ज्ञान के मामले में बहुत पेशेवर था। क्या अंतर है? वांग ये ने अपने हाथ में रखे टुकड़े को देखा। आप जाकर मूल्यांकन कर सकते हैं, यदि आपके पास ऐसा करने के लिए परिस्थितियां नहीं है, शिनरैन ने कहा। आप दिखावट और वजन के आधार पर एक मोटा निर्णय ले सकते हैं। उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण का मूल डार्क क्रिस्टल है। ये काला और चमकदार होता है और इसका वजन काफी होता है। डार्क क्रिस्टल जितना बड़ा होता है, उतना ही भारी होता है। दूसरी ओर अविनाशी कलाकृति का मूल अविनाशी जुगनू होता है। हालांकि अन्य सामग्रियों का वजन होता है, लेकिन अविनाशी जुगनू का वजन नगण्य होता है। ये रंगहीन और गंधहीन भी होता है। वांग ये ने काले टुकड़े पर नजर डाली और उससे फिर से तौला। यह एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण होना चाहिए। जिन लोगों के पास अविनाशी कलाकृतियां थीं, वे आमतौर पर ब्लैक होल स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। मिल्की वे जैसी छोटी आकाशगंगा में किसी के मिलने की संभावना अधिक नहीं थी। शिनरैन ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि यह एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण है, इसलिए हम कई विकल्पों को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण में कोई जीवन नहीं है और यह किसी हथियार आत्मा को जन्म नहीं देगा। यह सिर्फ उपकरण का एक टुकड़ा है। एक बार जब एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण टूट जाता है, तो इसका अन्य टुकड़ों के साथ कोई संबंध या उलझाव नहीं होगा। समझ गया, वांग ये ने सिर हिलाया। शिनरान ने आगे कहा, चाहे वह बुनियादी, मध्यवर्ती या उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण हो, उनका सार एक ही है। उनका मूल डार्क पदार्थ और डार्क एनर्जी है और रहस्यमय उत्कीर्णन कोर की शक्ति को मुक्त करते हैं। हालांकि उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की मुख्य सामग्री शुरुआती और मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक है। रहस्यमय उत्कीर्णन के प्रतिक्रिया करने की केवल दो संभावनाएं हैं, या तो उनका काला पदार्थ या काली ऊर्जा सक्रिय हो गई है। चूंकि आपके पास जो टुकड़ा है वह बहुत छोटा है, इसलिए इसमें काला पदार्थ होने की संभावना अधिक नहीं है, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि इसकी काली ऊर्जा सक्रिय हो गई हो। वांग ये ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम उच्च आयामी ब्रह्मांड के बहुत करीब हैं? एट नोबल बनेट एट उच्च आयामी ब्रह्मांड हमारे चारों ओर है, केवल उच्च आयामी ब्रह्मांडीय अवरोध द्वारा अलग थलग है। ये सिर्फ इतना है कि हम इसे अपने वर्तमान जीवन स्तर पर देख या महसूस नहीं कर सकते हैं। उपकरण की डार्क एनर्जी के सक्रिय होने के लिए मोटे तौर पर 3 संभावनाएं हैं, शिनरैन ने कहा। पहली संभावना यह है कि उच्च आयामी ब्रह्मांडीय अवरोध नष्ट हो गया है। यह बहुत ही असंभव है क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, साथ ही इसमें खुद को ठीक करने की क्षमता भी है। दूसरी संभावना यह है कि आप किसी ब्रह्मांडीय वर्महोल या ब्लैक होल के बहुत करीब हैं। दोनों ही उच्च आयामी ब्रह्मांडीय से जुड़े हुए हैं, यही वजह है कि उपकरण की डार्क एनर्जी ट्रिगर हुई। तीसरी संभावना यह है कि आसपास प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहर या डार्क क्रिस्टल वाले अन्य क्षेत्र हैं। अगर हम दूसरी संभावना को खत्म कर सकते हैं, तो बड़ी फसल हो सकती है। डार्क क्रिस्टल डार्क पदार्थ और डार्क ऊर्जा का मिश्रण थे। डार्क क्रिस्टल के एक ब्लॉक की कीमत 100 मिलियन कॉस्मिक डॉलर थी और यह सुपरस्टार लाइफ फॉर्म द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा थी। मैं समझ गया। वांग ये ने ज्ञान के महत्व को गहराई से समझा। यह कारण नहीं था कि सर्वोच्च मानव अकादमी का इतना सम्मान किया जाता था। शायद जब उसने पर्याप्त पैसा कमा लिया तो उसे वास्तव में जाकर अध्ययन करना चाहिए था। सावधान रहो और बहुत लालची मत बनो। शिनरैन वांग ये के चरित्र को जानती थी, इसलिए उसने केवल धीरे से इसका उल्लेख किया। मैं समझ गया। वांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अकादमी में तुम्हारा जीवन कैसा है? मैं ठीक हूं, मुझे बस तुम्हारी याद आती है। शिनरैन की आवाज कोमल थी। मैं भी। अनिच्छापूर्वक अलविदा कहने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। वांग ये तुरंत मुख्य नियंत्रण कक्ष में गए। दस्तक दस्तक। मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खुला। वांग ये अंदर गया, लेकिन उसे अंकल फेंग नहीं दिखे। वहां सिर्फ यूमिन और दादी बाई थे।
दोनों कुछ चर्चा कर रहे थे। उसे अंदर आते देख दादी बाई ने एक दयालु मुस्कान बिखेरी और बात करना बंद कर दिया। क्या बात है? यू मिन ने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और वांग ये के पास चली गई और उसे बैठने का इशारा किया। मेरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े ने अंधेरे ऊर्जा के एक अज्ञात स्रोत पर प्रतिक्रिया की। वांग ये ने सीधे मुद्दे पर आकर दोनों महिलाओं को डरा दिया। दादी बाई इतनी हैरान हो गई कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दें। आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा कहां से मिला? यू मिन ने पूछा। उस 2 सितारा साहसी को मारने के बाद वांग ये ने यू मिन की अभिव्यक्ति को देखा और निष्कर्ष निकाला कि उसके टुकड़े की भी वही प्रतिक्रिया हुई होगी। यू मिन ने दादी बाई की तरफ देखा और सिर हिलाया। तो आप ये पुष्टि करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े ने प्रतिक्रिया की है या नहीं? नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं ये पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या आसपास कोई ब्रह्मांडीय वर्महोल या ब्लैक होल है। तुम बहुत कुछ जानते हो। दादी बाई ने चमकती आंखों और प्रशंसा के भाव से वांग ये को देखा। वांग ये मुस्कुराए और कुछ नहीं बताया। हम आसपास के इलाके की तलाशी ले रहे हैं। यू मिन ने चमड़े की पैंट और लंबे जूते पहने हुए थे, जिससे उसके पतले शरीर के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। दादी ने कहा कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह एक ब्रह्मांडीय वर्महोल हो। क्यों? वांग ये उत्सुक था। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे स्टारशिप नहीं है। दादी बाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अन्वेषण के मामले में बहुत से लोग हमसे आगे हैं। मेरा अनुमान है कि अब तक कम से कम 80,000 प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े पाए गए हैं। अगर यहाँ प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर होते, तो ये बहुत पहले ही सनसनी पैदा कर देता। यह इतना शांत कैसे हो सकता है? इसके अलावा हमने इतने लंबे समय से कोई वर्महोल नहीं देखा है। हमें जल्द ही एक वर्महोल मिल जाना चाहिए। ये ने पूछा, अगर हमें कोई ब्रह्मांडीय वर्महोल मिल जाए, तो क्या हमारा अंतरिक्ष यान उसमें से होकर गुजर सकता है? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, यू मिन ने असहाय होकर कहा। खैर, उसका लड़ाकू विमान भी उतना अच्छा नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वहां से गुजरते हैं या नहीं। अन्वेषण की अग्रिम पंक्ति और प्राचीन युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, रानी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सभी जगहों का पहले ही अन्वेषण किया जा चुका है, जिसमें ब्रह्मांडीय वर्महोल भी शामिल है। वहां से गुजरने से ज्यादा हमारा कुछ समय बच जाएगा। हमारे पास पहले से ही एक सुरक्षित और विश्वसनीय मार्ग मानचित्र है, इसलिए हमें कोई और जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यह नक्शा यू मिन के 16वें भाई का था। वांग ये ने उसे यह बात कहते हुए सुना था। ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरा पक्ष अन्वेषण में सबसे आगे था। यदि वे उसे पकड़ सके तो कुछ हासिल करने की बहुत संभावना होगी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं कुछ देर यहाँ रुकूं? वांग ये हंसा। बेशक, आप मेहमान हैं। यू मिन मुस्कुराया। चूंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े के बारे में सभी जानते थे, इसलिए कोई रहस्य छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। दादी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप वहां हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। युवा मिस मन ही मन आपकी तारीफों से भरी हुई है। दादी, यू मिन ने घूर कर देखा। तुम्हारे बारे में क्या, वांग ये? तुम हमारे मिनमिन के बारे में क्या सोचते हो? दादी बाई ने जांच करने का अवसर लिया। वह बहुत अच्छी लड़की है। वांग ये ने एक चतुराईपूर्ण उत्तर चुना। तो क्या तुमने कभी जहाज पर किसी दूसरी पहचान के साथ रहने के बारे में सोचा है? दादी बाई ने हंसते हुए कहा। क्या पहचान? वांग ये ने यू मिन की ओर देखा और पाया कि वह केवल शर्मा रही थी। इस बार उसने दादी बाई को नहीं रोका। तुम्हें पता है? दादी बाई हंसी। वह अभी भी छोटा था। उसे समझ नहीं आया। वांग ये मुस्कुराया और आगे नहीं बोला। कुछ वाक्यों को शब्दों को कहने से पहले ही रोक देना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें जोर से बोलना अच्छा न लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। 2 ब्रह्मांडीय दिनों की खोज के बाद अंत में उन्हें एक ब्रह्मांडीय वर्महोल मिला। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के मानचित्र पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्देशांक चिन्हित किया। वांग ये जानना चाहता था कि ब्रह्मांडीय वर्महोल का दूसरा छोर कहां जाता है, लेकिन उसकी वस्तुनिष्ठ स्थितियां कुछ हद तक अपर्याप्त थीं। जहां तक उसकी व्यक्तिपरक स्थितियों का सवाल है, वे भी अपर्याप्त थीं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, वह अन्वेषण की अग्रिम पंक्ति में युद्ध की लूट का हिस्सा बिना किसी झिझक के नहीं ले सकता था। जंगल में जो पेड़ खड़े हैं वे हवा से नष्ट हो जाएंगे। हरिकेन पायरेट्स के साथ घुलमिल जाना और ध्यान आकर्षित न करना अधिक सुरक्षित था। हरिकेन पायरेट्स में कैप्टन यू मिन का 16वां भाई अन्वेषण पर कड़ी मेहनत कर रहा था, साथ ही उसके पिता एक महान समुद्री डाकू, जो ताइशी स्टारफील्ड में अजेय थे। उनके बहुत ज्यादा दुश्मन भी नहीं थे।
ब्रह्मांडीय साहसी लोगों के अलावा उनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे स्वयं को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के मानचित्र के बिना यह बेकार होगा, भले ही उसके पास एक ब्रह्मांडीय वार्प लड़ाकू जेट हो जो प्रकाश की गति से उड़ सकता हो। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से 1 साल तक भी उड़े तो भी ये केवल 1 प्रकाश वर्ष ही होगा। आकाशगंगा का व्यास 100,000 प्रकाश वर्ष था। उस गति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी भी इससे बाहर नहीं उड़ पाएगा। प्राकृतिक वर्महोल ढूंढना और तत्काल ब्रह्मांडीय ताना बाना करना ही आगे बढ़ने का सही तरीका था। आखिरकार प्रत्येक ब्रह्मांडीय ताना बाना कुछ 100 प्रकाश वर्ष से लेकर 1000 प्रकाश वर्ष तक की यात्रा करने की अनुमति देता है। यह उड़ान से कहीं ज्यादा तेज था। तारांकन सैन्य रणनीति विभाग ने अपनी कक्षाएं शुरू कर दी। बिग वर्चुअल वर्ल्ड 03 में लाइव प्रसारण और रिकॉर्डिंग समारोह आयोजित किया गया। वांग ये ने अनुभव प्राप्त करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए अपनी साधना के दौरान अवकाश के दौरान कक्षाएं सुनी। यद्यपि उसने यह नहीं सोचा था कि वह 10 साल बाद अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी जाएगा, लेकिन अब और अधिक सीखकर 10 साल बाद उसका नामांकन रद्द होने के बाद उसके लिए फिर से प्रवेश पाना आसान होगा। ये उनके तुरुप के पत्ते थे। उदाहरण के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में दोस्त बनाने का ही उदाहरण ले। ज़ी जो एक प्रतिष्ठित परिवार से था, उससे दोस्ती करने के लिए क्यों तैयार था? क्या ये सर्वोच्च मानव अकादमी की वजह से नहीं था? पहली बार जब वह अंदर गया तो वह भाग्यशाली था, लेकिन अगली बार उसे उम्मीद थी कि यह उसकी पूर्ण शक्ति के कारण होगा। सैन्य रणनीति विभाग के छात्र वास्तव में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन थे। न केवल वे प्रतिभाशाली थे, बल्कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत मजबूत थी। 100 वर्षों में विभाग से स्नातक होने के बाद वे जो पद ग्रहण करेंगे, उसे ध्यान में रखते हुए उनका भविष्य का विकास काफी उत्कृष्ट होगा। दुर्भाग्यवश ऑनलाइन ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे वह मित्रता कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 3 में कक्षाओं में भाग लेने के अलावा वांग ये सबसे अधिक बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 5 मार्शल एक्सट्रीम डोजो और बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 6 एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल में गए। उन्होंने मनोरंजन और दैनिक जीवन के लिए मुख्य आभासी दुनिया में ज्यादा समय नहीं बिताया। वह अधिक से अधिक एक अकादमिक और शोध दृष्टिकोण के साथ छोटी दुनिया नंबर 8 में जाएगा। वह ब्रह्मांडीय मनुष्यों और अन्य जातियों की शारीरिक संरचनाओं के बीच अंतर को समझना चाहता था। बड़ा आभासी विश्व नंबर 4 आदिम तारा। जब से वांग यी ने आदि ब्रह्मांड विकास तकनीक को समझा था, तब से वह नहीं आया था। वह एक उपग्रह पर उतरा और दूर से आदिम तारे और प्राचीन तारे को देखा। इन दोनों ने उसे एक बिल्कुल अलग अनुभूति दी। आदि तारा अत्यंत अंतरंग महसूस हुआ, मानो वह मेरे बहुत निकट था। यद्यपि पिछली बार की तरह उसे प्रबल आह्वान का अनुभव नहीं हुआ, फिर भी पिछली बार की तल्लीन साधना समझ के बाद उसे आदि सितारे के साथ एक अकथनीय परिचय का एहसास हुआ। इसके विपरीत उग्र लाल प्राचीन सितारा पहले की तरह ही शांत था। भले ही वह आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक की साधना कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। चलो प्राचीन तारे को समझने की कोशिश करते हैं। वांग ये ने आदिम तारे के करीब जाने की इच्छा को रोकते हुए आगे की ओर टेलीपोर्ट किया और धीरे धीरे प्राचीन तारे के पास पहुंच गया। हालांकि चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, आदिम तारे की पुकार अभी भी बहुत मजबूत थी। उसके लिए प्राचीन तारे पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। स्वूश स्वूश स्वूश। वांग ये ने प्राइमल स्टार छोड़ दिया। केवल तभी जब वह प्राचीन सितारा और आदि सितारा एक सीधी रेखा में थे, ताकि वह केवल ज्वलंत लाल प्राचीन सितारा देख सके और नीला आदि सितारा न देख सके। वह योद्धा विकास तकनीक की कल्पना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह देखना चाहता था कि उसके और प्राचीन स्टार के बीच संगतता बिंदु कहाँ है, या फिर उनकी योद्धा प्रतिभा सचमुच इतनी साधारण थी। उसकी चेतना उसमें डूबी हुई थी। वांग ये जल्दी ही उस क्षेत्र में आ गया। वह ब्रह्मांड के साथ जुड़ गया और प्राचीन तारे को घेर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके चारों ओर के ग्रह हैं। प्राचीन सितारा ने उसे एक बिल्कुल अलग अनुभूति दी। आदिम तारा एक सौम्य और दयालु मां की तरह था, जबकि प्राचीन तारा एक दृढ़ पिता की तरह था। दृढ़ता, साहस, अडिगता, दृढ़ता। समय बीतता गया, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं हुआ। अन्य ब्रह्मांडीय मनुष्यों की तरह जो समझदार थे, वह बहुत साधारण और सरल थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी ने स्वयं को प्राचीन तारे में विलीन कर लिया और बार बार उसकी कल्पना की, जब तक कि प्रेरणा की एक किरण प्रकट नहीं हुई। 6 सितारा विकास तकनीक एफ। वांग ये ने आदि तारे की जानकारी की जांच की। उसका वर्तमान अधिकार बहुत कम था, इसलिए वह आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। जहां तक 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक की बात है, तो इस पर शोध करना बेकार था। इसकी कोई रैंकिंग भी नहीं थी।
यह मानक न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक या कॉस्मिक इवोल्यूशन तकनीक से सिर्फ थोड़ा बेहतर थी, लेकिन इसकी अच्छाई की एक सीमा थी। आखिरकार, मानक विकास तकनीकों का उपयोग क्षमता उपयोगकर्ता की खेती के लिए भी किया जा सकता है। इसके विपरीत 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता था। प्रशिक्षण क्षमता उपयोगकर्ताओं पर इसका प्रभाव भद्दा था। आदिम तारे में समझ द्वारा निर्मित विकास तकनीक व्यक्ति की रक्त प्रतिभा से निकटता से संबंधित थी। एट नोबल बनेट एट जब तक मुझे स्वर्ग को चुनौती देने वाली रक्तरेखा नहीं मिल जाती, तब तक मेरे शरीर को बदलना बहुत मुश्किल है। अन्यथा, मुझे भविष्य में लंबे समय तक एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वांग यी हमेशा से काफी तर्कसंगत रहे थे। यदि योद्धा के रूप में उनकी प्रतिभा बहुत कमजोर थी, जबकि क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रतिभा पर्याप्त थी, तो योद्धा पर बहुत अधिक ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक पहले से ही काफी शक्तिशाली थी। बेशक वह उन दूसरे योद्धाओं से अलग था जो अपनी किस्मत नहीं बदल सकते थे। उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण अवसर था, रक्तरेखा। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत वंश प्राप्त कर सके तो उसके पास वापसी का मौका अभी भी रहेगा। प्राचीन सितारा छोड़ने के बाद वांग ये उस क्षेत्र में लौट आया जहां आदि सितारा स्थित था। पानी में मछली की तरह होने का एहसास फिर से उमड़ आया। यह आरामदायक और सुखद था। प्राइमवल स्टार अभी भी मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। वांग ये प्राइमवल स्टार के पास गया। उन्होंने नीले रंग के ग्रह की कल्पना की और पहली बार से बिल्कुल अलग कुछ महसूस किया। वह जितना करीब गया, उसकी समझ उतनी ही स्पष्ट होती गई। ये चरण 2 प्राइमवल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के कारण है। वांग ये को कारण समझ में आ गया। आदि ब्रह्मांड विकास तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, आदि तारे के बारे में उसकी समझ उतनी ही गहरी होगी। इस नीले ग्रह पर मानो जीवन ही जीवन है। उसमें डूबकर वह स्पष्ट रूप से क्षमताओं के उपयोगकर्ताओं के रहस्यों को समझ सकता था। वास्तव में, यदि यह वास्तविकता थी, तो वांग यी को लगा कि उसकी मानसिकता में बहुत अच्छा परिवर्तन हो सकता है। अभी भी उसके तारे के केंद्र में जेड नक्काशीदार प्रकाश गेंद एन 0.6 प्राइमवल स्टार के साथ विलीन होती दिख रही थी। ये बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कोई अनजान रिश्ता है। हालांकि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन कुछ तो जरूर चल रहा होगा। अचानक जेड नक्काशी प्रकाश गेंद एन 0.6 फिर से जलाया और वांग यी की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी समय आदि तारे की चमक बहुत बढ़ गई क्योंकि यह एक बार फिर रूपांतरित हो गया। फिर से वांग ये चौंका। तारे के केंद्र में एक 5 हल्का सा दिखाई दिया। अब ये 6 नंबर नहीं था। यहां तक कि इसकी आभा भी बदल गई थी। क्या बकवास है। टेलीपोर्टेशन, मानव भाला एकता, ऊर्जा नियंत्रण मंत्र, क्या यही उनका स्टार कोर था? वांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब जेड नक्काशी प्रकाश गेंद प्राइमवल स्टार के साथ विलीन हो गई, तो अचानक परिवर्तन ने उसे अचंभित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे शरीर में था और उसकी यादें भी दूसरी ही थीं। स्वूश, आदि तारा प्रकाश से फट गया और उसकी चमक पहले से भी अधिक तीव्र थी। वांग यी की जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल पर संख्या 5 और 6 के बीच बदलती रही। जैसे जैसे उनके विचार भटकते रहे, उन्हें अचानक एक नई विकास तकनीक का पता चला। थंडर प्राचीन विकास तकनीक। उसकी चेतना उसमें डूबी हुई थी और उसकी समझ बहुत गहन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत समय पहले ही यह विकास तकनीक सीख ली थी। हालांकि एक बहुत ऊंचे दायरे में इसे समझना मुश्किल था, लेकिन वह अपने भीतर की गहराई को बेवजह समझ सकता था। स्वूश, आदि तारे का प्रकाश पहले की तुलना में 10 गुना अधिक चमकीला था, जो बड़े आभासी विश्व को घेरे हुए था। वांग यी की चेतना तुरंत समाप्त हो गई और उसके दिमाग की समझ भी उसी समय गायब हो गई। उसने आंखें खोली और पाया कि वह अपने कमरे में वापस आ गया है। क्या उसे ऑफलाइन जाने के लिए मजबूर किया गया था? अभी क्या हुआ था? क्या वह आदिम तारे की बड़ी आभासी दुनिया एन 0.4 से अलग हो गया था? अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए वांग ये ने तुरंत अपना इंटरफेस खोला। 6 वांग ये जीवन स्तर, उच्च श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप। कुछ भी नहीं बदला था। सब पहले जैसा ही था। जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल पर अभी भी 5 नहीं बल्कि 6 अंक अंकित था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो कुछ भी हुआ वह सब एक सपना था। यह कोई सपना नहीं है। वांग ये को थंडर प्राचीन विकास तकनीक की एक अलग याद थी। यह एक विकास तकनीक थी जो आदि ब्रह्मांड विकास तकनीक से कमतर नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि इसका आदि तारे से कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह प्राचीन तारे से आई थी। उसे थंडर एंशियंट एवोल्यूशन तकनीक की यादें क्यों थी? जब भी वह प्राइमवल स्टार को देखता था तो इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें क्यों होती थी?
और अभी अभी जेड नक्काशी लाइट बॉल नंबर 6 पर अंकित संख्या 5 में बदल गई थी। क्या हो रहा था? वांग यी के मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे जब वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा हुआ सोच रहा था। इस समय प्रिमोडियल स्टार में हलचल मच गई। वांग यी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें जबरदस्ती बड़ी वर्चुअल दुनिया नंबर 4 से अलग कर दिया गया था। कोई भी वर्चुअल दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव आभासी ब्रह्मांड में आदिम तारे के प्रक्षेपण में कुछ घटित हुआ है। क्या प्राइमवर्ल स्टार रजोनिवृत्ति से गुजर रहा है? क्या इसलिए हाल ही में इसमें काफी उतार चढ़ाव हो रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर शिक्षक ये सुनेंगे तो वे तुम्हें अनादर करने के लिए सजा देंगे। सावधान रहो कि प्रिमोडियल स्टार से निष्कासित न हो जाओ। जरूर कुछ गड़बड़ है। एक बार संयोग होता है लेकिन 2 बार संयोग नहीं हो सकता। क्या प्राइमवर्ल स्टार हमें निकट भविष्य में होने वाली किसी आपदा की चेतावनी दे रहा है? कौन परवाह करता है? ये ऐसी चीजें नहीं है जिनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। इस बारे में सोचो कि परीक्षा कैसे पास करें और अमरता कैसे प्राप्त करें। आदि तारे पर स्थित ब्रह्मांडीय मनुष्यों के लिए यह एक छोटा सा अंतराल मात्र था। आखिरकार प्राइमवर्ल स्टार की असामान्यता केवल एक पल के लिए थी। ये जल्दी ही सामान्य हो गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। बिग वर्चुअल वर्ल्ड एंड 0.4 ने भी शीघ्रता से अपनी संरचनात्मक व्यवस्था पुनः प्राप्त कर ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वांग ये के लिए पूरा अनुभव असाधारण था। मैं थंडर प्राचीन विकास तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ। वांग ये बहुत आश्वस्त था। वह लगभग शुरुआती स्तर पर था। ज्ञान प्राप्ति के उस क्षण ने तथा अभी की निरंतर समझ के कारण उसे थंडर प्राचीन विकास तकनीक की बेहतर समझ प्राप्त हुई। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, थंडर प्राचीन विकास तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। यह प्राइमवर्ल यूनिवर्स विकास तकनीक से कमतर नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो उनकी योग्यता और रक्त वंश को देखते हुए उनके लिए इस स्तर की विकास तकनीक की कल्पना करना असंभव था। वास्तव में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मेरी प्रतिभा प्राइमवर्ल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। वांग ये कुछ समय से मानव आभासी ब्रह्मांड में था, इसलिए उसे अपनी क्षमताओं का एक मोटा मोटा अंदाजा था। हालांकि वह योद्धा की तुलना में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अधिक प्रतिभाशाली था, बस इतना ही। अगर उसे ब्रह्मांडीय में रखा जाए तो उसकी प्रतिभा को अधिकतम मध्यम श्रेणी माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राइमवर्ल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक जैसी शीर्ष विकास तकनीक को समझ पाना वास्तव में थोड़ा मुश्किल था। अगर प्राइमवर्ल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक जेड नक्काशी लाइट बॉल नंबर 6 से आती है तो ये समझ में आता है कि थंडर प्राचीन इवोल्यूशन तकनीक एक ही है। हालांकि वांग ये को नहीं पता था कि जेड नक्काशी लाइट बॉल का प्राइमवर्ल स्टार से क्या लेना देना है, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे बहुत करीब थे। चूंकि वह इसे समझ नहीं पाता था, इसलिए वह इसे कुछ समय के लिए एक तरफ रख देता था। जब उसकी शक्ति उस स्तर पर पहुंच जाती तो वह स्वाभाविक रूप से समझ जाता। अब खेती सबसे महत्वपूर्ण बात थी। थंडर एंशिएंट एवोल्यूशन तकनीक को पूरी तरह से समझने के लिए मेरे पास क्या कमी है? क्या यह मेरे शरीर की वजह से है, या मुझे साधना के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों को पूरा करने की जरूरत है? वांग ये को मानव आभासी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं मिला। एक सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में उसका अधिकार बहुत कम था। उन्होंने शिन रैन से पूछा, लेकिन उसके जैसी जानकार व्यक्ति भी निश्चित नहीं थी। एट नोवलबन एट वांग ये ने एक पल सोचा और जी दानली को संदेश भेजा। एक 4 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक शायद कुछ पता लगाने में सक्षम हो। वर्चुअल वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। यह विकास तकनीक बहुत बढ़िया है। वांग ये, क्या आपने इसकी कल्पना की थी? जी डैनली घर पर थी और सीधे मुद्दे पर आ गई। कितना बढ़िया। वांग ये ने सीधे तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे अधिकार के बावजूद मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या ये काफी शानदार नहीं है? जी डैनली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। लेकिन मैंने एक दोस्त से आपकी मदद करने के लिए कहा था। यह एक प्रथम श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की विकास तकनीक है। हालांकि यह प्रथम श्रेणी में सबसे कमजोर है, फिर भी ये बहुत शानदार है। यदि आपके पास एक ऐसा शरीर है जो बिजली की विशेषता के अनुकूल है, तो ये लगभग प्रथम श्रेणी की अंतिम विकास तकनीकों के बराबर है। एक प्रथम श्रेणी विकास तकनीक। वांग ये हैरान रह गया। रक्त रेखा और प्रतिभा की तरह विकास तकनीकों को भी 3 स्तरों और 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। नए सितारे के विकास की तकनीक, जिसे उसने पहले विकसित किया था, तीसरे स्तर के साधारण स्तर पर थी, जो कि मानक स्तर भी था। उन्होंने जो 6 सितारा विकास तकनीक सीखी थी वह भी इसी स्तर पर थी। ब्रह्मांडीय मनुष्यों में से 99% से अधिक लोग तृतीय स्तरीय विकास तकनीकों की कल्पना कर सकते हैं। केवल 1/10,000 से भी कम मनुष्य द्वितीय स्तरीय विकास तकनीकों की कल्पना कर सकते हैं।
जहां तक प्रथम श्रेणी विकास तकनीकों की बात है, वांग ये ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। स्तर की विकास तकनीक के साथ भले ही साधक की योग्यता कमजोर हो, वे विकास तकनीक की विशिष्टता और शक्ति पर भरोसा करके बलपूर्वक सुधार कर सकते हैं और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। तो क्या आपने पूछा कि खेती कैसे करें? वांग ये ने फिर पूछा। जी डैनली ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आपने ये कहते ही इसे कल्पना में नहीं लिया था। क्या बात है? क्या आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कोई प्राचीन पुस्तक मिली है जिसमें थंडर प्राचीन विकास तकनीक दर्ज है? तुम होशियार हो। वांग ये ने कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा उपनाम जी है, जी डैनली ने कहा। जी का मतलब है बुद्धि। मैं स्मार्ट कैसे नहीं हो सकता? वांग ये ने कहा, विषय से भटके नहीं। जी डैनली ने फलों के रस का एक घूंट लिया। ठीक है, ठीक है। ईमानदारी से कहूं तो अगर आपने खुद इसकी कल्पना नहीं की है, तो मैं आपको इसे विकसित करने की सलाह नहीं देता। आखिरकार भले ही आप अंततः शुरुआती चरण में पहुंच जाएं, लेकिन आपके लिए इसे जारी रखना मुश्किल होगा। भले ही यह एक शीर्ष श्रेणी की विकास तकनीक हो, लेकिन अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो यह बेकार है। बेकार, वह अंक जोड़ सकता है। वांग ये ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और जी दानली की ओर देखा। थंडर प्राचीन विकास तकनीक थंडर विशेषता काया के साथ बहुत संगत है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा काया नहीं है, तो आप इसे उल्टा कर सकते हैं, जी डैनली ने वांग ये से कहा। आप थंडर विशेषता का उपयोग थंडर प्राचीन विकास तकनीक से मेल खाने और साधना की स्थितियों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ओह, वांग ये को तुरंत समझ आ गया। परिवर्तन प्रणाली के माध्यम से वह थंडर प्राचीन विकास तकनीक की खेती कर सकता है। धन्यवाद भाई। वांग ये ने तुरंत कॉल समाप्त कर दी। अरे अरे, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है, जी डैनली ने तुरंत कहा, लेकिन वांग ये ने पहले ही कॉल काट दिया था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह आदमी वास्तव में अधीर है। उसे संगत होने के लिए मूल मंत्र को समझना होगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? थंडर की उत्पत्ति के साथ संगत होना और फिर थंडर प्राचीन विकास तकनीक की खेती करना। यह एक विकास तकनीक की खेती करने के लिए एक बड़ा चक्कर लगाना है जिसके साथ वह असंगत है। यह इसके लायक नहीं है। जी डैनली ने आह भरी। इसे भूल जाओ, मुझे उसे जो करना है करने देना चाहिए। यह मायरिएड रेसेस ब्रोथल के अगले मुफ्त ट्रायल का समय है। जी डैनली उत्साहित था। वह खड़ा हो गया। मुझे आश्चर्य है कि इस बार ब्लाइंड बॉक्स खोलने से मुझे क्या मिलेगा। मुझे वास्तव में ऐसा लगा जैसे पिछली बार मैं विशालकाय के साथ तैर रहा था। तारांकन, तारांकन, क्षमता टॉवर ऑफ बेबेल की आभासी दुनिया नंबर 6। वांग ये ने एलिमेंटल टॉवर में प्रवेश किया। यद्यपि तात्विक प्रणाली पर उनकी महारत लगभग नगण्य थी, फिर भी नियंत्रण मंत्र, संपीड़न मंत्र और संघनन मंत्र 6 प्रणालियों में सामान्य थे। एलिमेंटल टॉवर के पहले स्तर में प्रवेश करना, जिसमें सामान्य बाधाओं में से केवल 10,000 में से एक ही थी, कोई समस्या नहीं थी। एलिमेंटल टॉवर में रिलीज टॉवर की तुलना में ज्यादा क्षमता वाले उपयोगकर्ता हैं। वांग ये ने कुछ देर तक देखा और जल्दी से फोकस मोड में प्रवेश किया। उसने एलिमेंटल सिस्टम के मूल मंत्र एलायंस स्पेल की साधना शुरू कर दी। यह अत्यंत कुशल था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि बेबेल की क्षमता टॉवर में उसकी साधना की गति और भी अधिक तेज थी। कुछ ही क्षणों में वांग यी अपने नियंत्रण के माध्यम से कई तत्वों के साथ अनुकूल बनने में कामयाब हो गया था, जिसमें वज्र तत्व भी शामिल था। संगतता प्रभाव साधारण है। वांग ये जानता था कि तत्व प्रणाली में उसकी प्रतिभा औसत थी। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य थंडर प्राचीन विकास तकनीक की खेती करना था। एलायंस मंत्र को उसकी सीमा तक उन्नत करने के बाद वांग ये ने न्यू स्टार स्तरीय विकास मंत्र को समझना शुरू कर दिया। बदलते हुए गड़गड़ाहट तत्वों ने विभिन्न रूप धारण कर लिए तथा विभिन्न आक्रामक और रक्षात्मक चालों में विकसित हो गए। न केवल थंडर तत्व पर उसका नियंत्रण बेहतर हुआ, बल्कि संपीड़ित शक्ति भी अधिक थी। इसके अलावा वह विभिन्न क्षमता उपयोगकर्ता हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता तक पहुंच गया। विकास मंत्र चरण 1 योजक चिन्ह ग्रेटर देन चरण 2। विकास मंत्र चरण 5 ग्रेटर देन चरण 6। इससे उन्हें 370,000 संभावित अंक का नुकसान हुआ। वांग ये ने विकास मंत्र को अपनी वर्तमान सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे वज्र तत्व पर उसका नियंत्रण चरम पर पहुंच गया। हालांकि थंडर प्राचीन विकास तकनीक की प्रगति अभी भी न्यूनतम थी। लगता है मुझे ओरिजिन स्पेल की जरूरत है। वांग ये ने लगभग अनुमान लगा लिया था। केवल गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को अपने शरीर में एकीकृत करके ही वह ज़िदानली द्वारा उल्लिखित तथाकथित गड़गड़ाहट विशेषता काया को प्राप्त कर सकता था। मूल मंत्र जितना अधिक शक्तिशाली होगा, शरीर में उतना ही अधिक सघन वज्र गुण डाला जा सकेगा, तथा वज्र प्राचीन विकास तकनीक का अभ्यास करना उतना ही अधिक कुशल होगा।
समझ शुरू करो। मूल मंत्र को समझना बहुत कठिन था। पिछले वन हिट स्पेल और वर्चुअल इमेज स्पेल की तुलना में कठिनाई स्पष्ट रूप से उच्च स्तर पर थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वांग यी तत्व प्रणाली में अच्छा नहीं था, बल्कि मंत्र की कठिनाई के कारण भी ऐसा था। हालांकि उनके पास चरण 4 संघनन मंत्र का आधार था, अन्य प्रणालियों के क्षमता मंत्रों पर महारत थी, और बेबेल की क्षमता टॉवर जो एक खेती का खजाना था। 7 ब्रह्मांडीय दिन बिताने के बाद वांग यी को ज्ञान प्राप्त हुआ। मूल मंत्र F700,000 संभावित अंक खर्च करके वह तुरंत 4 चरणों में आगे बढ़ गया। चेतना के अंतरिक्ष में वांग यी ने अपने मूल मंत्र के सुधार में खुद को डुबो दिया। अगले ही क्षण वज्र तत्व की एक घनी मात्रा संघनित होकर उसके शरीर की सतह पर गिर पड़ी, जिससे वह वज्र ऊर्जा से भर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंततः एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसके पास एक शक्तिशाली आक्रमण शक्ति थी। वास्तविकता में वापस आकर वांग यी ने थंडर प्राचीन विकास तकनीक का अभ्यास और समझना जारी रखा। जैसा कि अपेक्षित था, थंडर प्राचीन विकास तकनीक के बारे में उसके शरीर की समझ में भारी बदलाव आया था। एट नोवल बनेट एट वज्र की प्रबल शक्ति से परिपूर्ण होकर उसके शरीर ने वज्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ओरिजिन स्पेल के विशेष प्रभाव ने उसके शरीर को बदल दिया, जिससे उसे पहली बार थंडर प्राचीन विकास तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। आदि तारे में जो समझ उसे थी वह पुनः प्रकट हो गई। यद्यपि यह अभी भी जेड नक्काशी प्रकाश गेंद में प्राप्त ज्ञान से बहुत दूर था, इस बार वह इसे अपने शरीर के साथ अनुभव कर रहा था। एकदम नई यादें। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। उसके पूरे शरीर में वज्र ऊर्जा भर गई। अद्वितीय थंडर प्राचीन विकास तकनीक ने खुद को बेहतर बनाने के लिए थंडर को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। विकास तकनीक के उनके साधना प्रभाव में छलांग और सीमा से सुधार हुआ। समझ, निरंतर समझ, जब तक कि उसने तुरंत उसमें महारत हासिल नहीं कर ली। थंडर प्राचीन विकास तकनीक एफ धमाका। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। समझ के क्षण में असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने वांग यी को अपने में समाहित कर लिया, जिससे उसके शरीर से भयंकर ध्वनि निकलने लगी। उसका शरीर असीम ऊर्जा से भर गया था। बिजली का प्रभाव सीधे उसके शरीर और अंगों में पहुंचा। यह बहुत शक्तिशाली और बहुत हिंसक था, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी मानसिकता भी लगातार हिल रही थी। थंडर प्राचीन विकास तकनीक एक योद्धा के रूप में व्यक्ति के सुधार और उसके शरीर पर अधिक केंद्रित थी। स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा 50%, 60%, 70%। सुधार की गति बहुत तेज थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टूटकर फिर से बन गया हो। हर बार जब उसमें ऊर्जा का संचार होता था तो यह एक बपतिस्मा जैसा होता था। न केवल उसका शरीर मजबूत और अधिक टिकाऊ हो गया, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भी मजबूत हो गई। वास्तव में, यहां तक कि उसी समय उसकी गड़गड़ाहट के साथ संगतता भी बेहतर हो रही थी। समग्र प्रवर्धन स्वूश। स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा योजक चिन्ह ग्रेटर देन स्तर 5 ब्रह्मांडीय योद्धा। सफलता का सिलसिला जारी रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी ने अपने इंटरफेस को देखा। शक्ति स्तर में वृद्धि तभी धीमी पड़ने लगी जब ये 40% तक पहुंच गई। फिर ये धीरे धीरे 50% तक चढ़ गई और अंत में रुक गई। वह एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में एक संपूर्ण स्तर तक आगे बढ़ चुका था। इसकी तुलना में कॉस्मिक स्तर 7 क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनका सुधार बहुत कम था। आखिरकार थंडर प्राचीन विकास तकनीक प्राचीन स्टार से ही आई थी। मेरे शरीर के सभी पहलू मजबूत हो गए हैं। वांग यी को सुखद आश्चर्य हुआ। शुद्ध होने का एक बिल्कुल नया एहसास था। चाहे वह उसकी कोशिकाओं द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण और समझ हो, या उसके शरीर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अनुकूलता हो, वे सभी एक ही समय में बेहतर हो गए थे। इसके साथ ही उसने न केवल एक शीर्ष स्तरीय विकास तकनीक को समझ लिया था, बल्कि उसने अपने योद्धा पथ की सीमाओं को भी व्यापक बना दिया था। वांग यी ने अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। इच्छा शक्ति क्षमता 8 सितारे, योद्धा क्षमता 5 सितारे, क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता 6 सितारे। जैसी कि उम्मीद थी, हालांकि उसकी इच्छा शक्ति क्षमता और योग्यता उपयोगकर्ता क्षमता वही रही, लेकिन उसकी योद्धा क्षमता में 1 स्टार की वृद्धि हुई थी। यह उसकी क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता दृष्टिकोण करने के लिए शुरू किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थंडर प्राचीन विकास तकनीक का इतना विशेष प्रभाव होगा। वांग यी ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप थंडर प्राचीन विकास तकनीक के स्तर को बढ़ाने के लिए 1000,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? नहीं, इसे उन्नत करने के लिए आवश्यक संभावित अंक प्राइमल यूनिवर्स एवोल्यूशन तकनीक के समान ही थे, अर्थात दोनों एक ही स्तर के थे। वांग यी ने फिलहाल इसे अपग्रेड करने की योजना नहीं बनाई है।
ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए स्तर 5 से स्तर 6 तक आगे बढ़ने पर कोई सीमा नहीं थी। स्तर 6 से स्तर 7 तक आगे बढ़ने पर केवल एक सीमा होती थी। यद्यपि वह 5 सितारा योद्धा क्षमता के साथ स्तर 6 पर नहीं रुकेगा, लेकिन अर्चन तक पहुंचने के बाद उसकी साधना की गति कम हो जाएगी। यदि वह विकास तकनीक को उन्नत करने से पहले स्तर 6 ब्रह्मांडीय योद्धा का प्रशिक्षण लेता और फिर सीधे स्तर 7 तक आगे बढ़ता, तो प्रभाव और भी बेहतर होता। चलो थंडर प्राचीन विकास तकनीक के साधना प्रभावों को आजमाते हैं। वांग ये तुरंत साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। जैसे ही उन्होंने इसे शुरू किया, उन्हें 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक से बिल्कुल अलग अनुभूति हुई। एक से कछुए की गति से प्रगति संभव हुई, जबकि दूसरे से उड़ान भरने जैसी। थंडर प्राचीन विकास तकनीक योद्धाओं के लिए आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक थी। जब वह थंडर प्राचीन विकास तकनीक का अभ्यास कर रहा था तो उसका शरीर बिजली से ढका हुआ था, एक उच्च कोटि की साधना तकनीक से जैसी अपेक्षा की जाती है। वांग ये ने देखा कि एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उसकी प्रगति तेजी से बढ़ रही थी। हर ब्रह्मांडीय दिन ये लगभग 5% तक बढ़ सकता था। 10 ब्रह्मांडीय दिनों से भी कम समय में उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से एक स्तर की छलांग पूरी कर ली थी। सफलता। स्तर 6 ब्रह्मांड